जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी पीसीएस विद अभ्यर्थी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी के बारे में जानेंगे। वो कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, उसका सिलेबस क्या है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसके बारे में सारी चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है ना। तो एमपीपीएससी क्या है? एमपीपीएससी क्या है? हमारा इंस्टीट्यूशन है जो क्या कराता है, बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। उनमें से दो मेन एग्ज़ाम होते हैं, एक स्टेट सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है और एक फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है। ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। तो इसमें इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो एग्ज़ाम पैटर्न में जान देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, ये 3 स्टेजेस में का एग्ज़ाम है। कितने स्टेजेस का है? 3 स्टेजेस का एग्ज़ाम है, जिसमें फर्स्ट स्टेज है प्रिलिमिनरी। इसमें 2 पेपर होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक मेंस है, सेकंड स्टेज, और थर्ड स्टेज है इंटरव्यू। तो प्रिलिमिनरी हमारा जो होता है, ये क्वालिफाइंग नहीं बोल सकते हैं। ये हमारा क्या करता है, ये कट ऑफ डिसाइड करके लोगों को मेंस एग्ज़ाम के लिए कंडक्ट कराता है। जो हमारी फिर जो मेन रैंक जो बनती है वो हमारी इन दोनों को मिला के बनती है, मतलब मेंस और इंटरव्यू को मिला के हमारी क्या बनती है, रैंक बनती है। ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में क्या है पैटर्न। तो प्रीलिम्स में क्या होते हैं, 2 पेपर होते हैं। ठीक है ना। 2 पेपर होते हैं। एक जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है, जिसमें करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एक्सेट्रा पूछे जाते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग अभी देखेंगे, डिस्क्रिप्टिव सिलेबस। ठीक है ना। और पेपर 2 होता है जो हमारा क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एक्सेट्रा। ठीक है। तो देखिए, जो सिविल सर्विसेज होता है उसमें जो ये होता है पेपर 2, वो हमारे क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है। ठीक है। जबकि फॉरेस्ट के लिए हमारी जो कट ऑफ बनती है वो दोनों को मिला के बनाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेंस सिलेबस। तो मेंस में अभी सिलेबस नहीं, हम देखते हैं क्या कैसा है। तो इसमें क्या है, हमारा 6 पेपर होते हैं। ठीक है। 6 पेपर होते हैं, जिनमें से फर्स्ट होता है जनरल स्टडीज़ पेपर 1, पेपर 2 होता है जनरल स्टडीज़ 2, पेपर 3 जनरल स्टडीज़ 3, एंड पेपर 4 हमारा होता है जनरल स्टडीज़ 4, जिसमें एथिक्स आता है और हिंदी का होता है और ऐसे राइटिंग का होता है। इसका डिस्क्रिप्टिव सिलेबस हम आगे देखेंगे अभी। ठीक है। थर्ड तो फिर हमारा इंटरव्यू है। ठीक है, थर्ड स्टेज। अब हम सबसे पहले देखते हैं प्री का हमारा सिलेबस, डिस्क्रिप्टिव सिलेबस देखते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हम अभी देखते हैं प्री। हम इसमें सोर्सेस भी देखेंगे कि हमको ये चीज़ें, सारी चीज़ें पढ़नी कहाँ है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं। तो पहला है हमारा भारत का इतिहास हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? भारत का इतिहास। ये हमारा क्या है, यूनिट 1 है, ये प्री सिलेबस की यूनिट 1। ठीक है। संकल्पना एवं विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा है, इसमें पढ़ना है हमको। भारतवर्ष क्या है, उसके बारे में, कब कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ कहाँ कौन इसका उल्लेख है, सारे सभी वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ और षड्दर्शन, स्मृतियाँ, ऋत, सभा, समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ हो गए, जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ऋण हो गए जो होते हैं, पितृण, देव ऋण, ये सारी चीज़ें, संस्कार हो गए, पंच महायज्ञ हो गए, कर्म का सिद्धांत क्या है, बोधिसत्व जो है, तीर्थंकर जो है, मतलब जैन और बौद्ध धर्म, इसमें हमको पूरा पढ़ना है। ठीक है। इसमें फिर है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं हैं, घटनाएं हैं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएं। तो ये संकल्पना के लिए तो हमें जो स्पेशली कुछ कोचिंग की नोट्स हैं वो देखना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन जो प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएं, उसके लिए हम घटना चक्र को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है ना। भारत की सांस्कृतिक विरासत हो गया, तो कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव, तो ये हमारा घटना चक्र से कवर हो जाना है। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन हो गया, घटना चक्र, ये सब हमारे सारे, ये सब कहाँ से कवर होंगे, घटना चक्र। तो हमारा क्या करना है, ये फर्स्ट वाले को छोड़ के, जैसे जैन और बौद्ध धर्म भी हमारे कवर हो जाएंगे घटना चक्र से, लेकिन और बाकी चीज़ों को करने के लिए हमको या तो चैट जीपीटी हो गया, गूगल हो गया, या फिर आप किसी कोचिंग की नोट्स को भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है। ये इंग्लिश में हम लोग वही देख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ है, एंशियंट इंडियन नॉलेज हमको देना है, पूरा उसका ट्रेडिशन क्या है, भारतवर्ष हो गया, वेदास, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, सदर्णन, स्मृतियाँ, ऋत, सभा, समिति, सारी चीज़ें, वही तीर्थंकर, सब कुछ है। वही साइलेंट फीचर, इवेंट्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल इकोनॉमिक सिस्टम, एंशियंट एंड मिडिवल इंडिया, आर्ट फॉर्म, तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। इंग्लिश से भी वही सारी चीज़ें हैं हमारा। ठीक है। अब आगे चल के देखते हैं हमारा यूनिट 2 में क्या है। तो यूनिट 2 में अपने हैं
मध्य प्रदेश का इतिहास, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश का इतिहास में हमको क्या पढ़ना है, तो उसकी महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान हो गया, मध्य प्रदेश की प्रमुख कला एवं स्थापत्य कला, उसकी जनजातियां हैं, उनकी बोलियां हैं, प्रमुख त्योहार हो गए, लोक संगीत हो गए, लोक कलाएं हो गए, लोक साहित्य हो गए, साहित्यकार कृतियां, धार्मिक सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थल हो गए, विश्व धरोहर स्थल जो मध्य प्रदेश में है, और उनके जनजाति व्यक्तित्व हैं। तो ये हमारा पढ़ना है। वही इंग्लिश में भी वही सारी चीज़ें हमारे लिखे हुए हैं, हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश। तो वही सारी चीज़ें हमको इंग्लिश में, तो हमारा इसका सोर्स परीक्षा धाम आती है एक बुक करके, उस पर आपको एमपी का सारा कंटेंट मिल जाना है परीक्षा धाम से, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में तो वो आती नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश में आप या तो किसी कोचिंग के नोट्स प्रेफर कर सकते हैं, या आप एमपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको लोकल लैंग्वेज तो आती होगी हिंदी, तो आप भी परीक्षा धाम को प्रेफर कर सकते हैं। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यूनिट 3। तो यूनिट 3 में हमारा क्या है, भारत का भूगोल, मतलब इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी में हमको क्या क्या पढ़ना है इसमें, तो इंडियन ज्योग्राफी में पर्वत, माउंटेन, पहाड़ियाँ, हिल्स, पठार, प्लेट्यूज, नदियाँ, रिवर्स, झीलें, लेक्स, जलवायु घटनाएं, क्लाइमेटिक फिनोमिना, अल नीनो, ला नीनो, साउदर्न ऑसिलेशन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट चेंज के क्या परिणाम हैं, ठीक है ना। आप लोग बहुत सारे अभी एग्जाम्पल में देखते होंगे कि समुद्र स्थल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को चेंज कर दिया है, वो सारी चीज़ें हैं। फिर हम लोग देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब प्राकृतिक संसाधन, जैसे वन हो गया, खनिज, अभी वन रिपोर्ट भी नई नई आ गई है अपनी 2023 में, वो हमको ज़रूर पढ़ना है। खनिज रिपोर्ट भी आती है। जल संसाधन क्या है, प्रमुख फसलें क्या है, खाद्य सुरक्षा क्या है, उसके लिए एक्ट भी आता है, उसको भी आप पढ़ेंगे। हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति, उसकी रणनीतियाँ क्या थी, ऊर्जा के पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल मतलब इसको बोल सकते हैं कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल में वही कोयला वगैरह जो आ गया है, ठीक है, और मतलब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एक्सेट्रा। फिर प्राकृतिक खतरे, जैसे नेचुरल हजार्ड, डिजास्टर इन इंडिया, मेजर साइक्लोन्स इन इंडिया, और जो अभी जैसे अभी आए हैं, अभी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जो भी साइक्लोन्स आते हैं उनका नाम किसने रखा है, कहाँ आया था, ठीक है ना, वो सारी हमको लोकेशन भी याद रखनी पड़ती है। फिर पॉपुलेशन वृद्धि, वितरण उनका, डेंसिटी क्या है, और माइग्रेशन, इसके बारे में हमको ये पढ़ना है ज्योग्राफी में, यूनिट 3 में, ये इंडियन ज्योग्राफी। इसके लिए भी हम क्या करते हैं, घटना चक्र को प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। और घटना चक्र को प्रेफर करते हैं, साथ साथ जो भी करंट की हैं वो तो उसको हम करंट से भी कर सकते हैं, प्लस आप गूगल से भी इनको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 4। तो यूनिट 4 में है वही हमारा एमपी का है। तो एमपी में हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। एमपी के लिए मैंने आपको बताया है, परीक्षा धाम की जो बुक आती है, ठीक है, वो आपको पढ़ना है। जैसे उसके वन हो गए, वनोपज क्या क्या है, ठीक है, उनकी नदियाँ, पहाड़ियाँ, पठार, फिर वहाँ मध्य प्रदेश की जलवायु क्या है, ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी ऋतुएं हैं, तापमान क्या रहता है, वर्षा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर प्राकृतिक संसाधन, मिट्टियाँ हो गया, प्रमुख खनिज संसाधन हो गया, फसलें कौन सी हैं, प्रमुख फसलें कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। जल संसाधन, सिंचाई और सिंचाई परियोजनाएं, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत कौन से हैं, एमपी में कौन से स्थान है, कितना वो प्रोडक्शन होता है उसका, ठीक है ना, सारी चीज़ें। प्रमुख उद्योग कौन से हैं, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या आपको पूरा पढ़ना है। अब पहले तो क्या था कि ये पूछा जाता था कि इसमें कौन सा जिला प्रथम है, ठीक है ना, लेकिन अब हमको सारे मतलब कम से कम टॉप 5 और टॉप 3 तो याद ही करना पड़ता है उसमें। फिर डेंसिटी और अर्बनाइजेशन वही है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस, रिवर, हिल एंड प्लेट्यूज, क्लाइमेट, सीजन, टेम्परेचर, रेनफॉल, नेचुरल रिसोर्सेज, सॉइल एंड मिनरल रिसोर्सेज, मेजर क्रॉप, वाटर रिसोर्सेज, इरिगेशन प्रोजेक्ट, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ मध्य प्रदेश, पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्टर्बेंस एंड डेंसिटी, अर्बनाइजेशन भी हमको इस पर पढ़ना है। तो हमने सोर्स बता दिया है, परीक्षा दाम करके बुक आती है वो पढ़नी है, प्लस आपको करंट अफेयर्स इस पर पढ़ना पड़ेगा, पूरा करंट पे आपको इस पर रहना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 5।
तो यूनिट 5 में हमारा है भारत और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। ठीक है, तो इसमें है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश। तो संविधान सभा पहले, तो वही ये आपको अगर आप पढ़ना चाहिए तो ये लक्ष्मीकांत में भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, प्लस आपको ये घटना चक्र में भी अच्छा मिलेगा। संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था, संवैधानिक संशोधन जितने भी हुए हैं तो उसमें मेन आपको पढ़ने हैं। ठीक है ना, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, प्रादेशिक संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक आयोग, सांविधिक आयोग, संस्थाएं, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था क्या है, जैसे राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय आदि। फिर इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, नगरीय प्रशासन व्यवस्था और सुशासन, गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है। तो इसका सोर्स भी अपना क्या है, घटना चक्र है नेशनल लेवल के लिए। ठीक है, घटना चक्र। ठीक, और एमपी लेवल के लिए तो अपनी परीक्षा धामी है। ठीक है, आप इसके ऑब्जेक्टिव भी लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगाइए सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक्स के लिए। ठीक है ना, और एमपी के भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा यूनिट 6 पे है भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति क्या है, मतलब कितना योगदान मध्य प्रदेश भारतीय अर्थव्यवस्था में देता है। ठीक है ना, और मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल क्या है, सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति मतलब प्रोग्रेस, मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, एमएसएमई एवं अधोसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसा है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ओडीओपी एक जिला एक उत्पाद कब शुरू की गई, कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें कौन से जिले के हैं, सब पढ़ना है। मध्य प्रदेश में आईपीआर, बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति हमको देखनी है। ठीक है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां देखनी है, जैसे कृषि हो गया, कृषि में कैसा है अभी, कितना योगदान है कृषि का एमपी की इकोनॉमी या इंडियन इकोनॉमी में, उद्योग का क्या है, सेवा क्षेत्र का क्या है। ठीक है, फिर वित्तीय संस्थाएं जैसे आरबीआई, वाणिज्यिक बैंक मतलब कमर्शियल बैंक, सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिर भारत की विदेशी व्यापार की नीतियां मतलब पॉलिसीज क्या है, G20, सार्क तथा आसियान। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें के बारे में पढ़ना है, यही हमारा इंग्लिश में भी है। तो देखो इसके लिए हमको सबसे ज़्यादा इकोनॉमी पे सबसे ज़्यादा हमको क्या करना है, करंट सबसे इम्पॉर्टेंट है इस पे करंट। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमको इसको करंट पे से पढ़ना है। तो आप नेशनल लेवल पे भी करंट को देखेंगे और एमपी लेवल पे भी करंट पे देखेंगे। उसके लिए भी एमपी के लिए भी एक घटना चक्र का करंट अफेयर्स भी आता है, और नेशनल लेवल पे बहुत सारे करंट जैसे स्पीडी हो गई बहुत सारी आती हैं। ठीक है ना, मंथली करंट भी आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन भी इसको कराते हैं। फिर है यूनिट 7। तो यूनिट 7 में है हमारा, यूनिट 7 में क्या है, साइंस, इन्वायरमेंट एंड हेल्थ है। क्या है, साइंस इन्वायरमेंट मतलब विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, सॉरी। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान हमको देखना है। ठीक है, मतलब कि प्राइमरी नॉलेज ऑफ मेन ब्रांचेज ऑफ साइंस, जैसे बॉटनी हो गई, जैसे नहीं, सबसे पहले देखेंगे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो उसका हमको क्या देखना है, प्राइमरी नॉलेज देखना है। फिर भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियाँ, इम्पोर्टेंट इंडियन साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड देयर अचीवमेंट, जैसे बार्क हो गया और CSIR हो गया, बहुत सारे हैं, उनको आप पढ़ेंगे। सैटेलाइट्स, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां कौन सी हैं। फिर मानव शरीर संरचना, तो ये तो बायो में आ गया। पोषण आहार, पोषक तत्व एवं कुपोषण, अनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, उनका कारण, प्रभाव, निदान एवं कार्यक्रम, स्वास्थ्य नीति एवं कार्यक्रम, संक्रामक रोग मतलब इन्फेक्शियस डिसीजेज। ठीक है ना, उनकी रोकथाम एवं स्वास्थ्य सूचक। ठीक है, सतत विकास की अवधारणा एवं SDG, पर्यावरण कारक, पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन। तो इसके लिए तो आप परीक्षा ध्यान की एक बुक आती है स्पेशली इस टॉपिक पे, इस मतलब यूनिट 7 की उनकी स्पेशली एक बुक आती है, तो आप उसको कर सकते हैं, या फिर आप घटना चक्र को कर सकते हैं। साइंस तो आपको घटना चक्र से ही करनी है, बाकी जो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन भी आप क्या कर सकते हैं, इसको गूगल से सर्च करते हैं, ये है कहाँ, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, सारी चीज़ें। ठीक है, ये क्या काम करता है, सारी चीज़ें आप सर्च भी कर सकते हैं। ChatGPT की हेल्प से भी इसको पढ़ सकते हैं आप।
नेक्स्ट है हमारा यूनिट 8। यूनिट 8 में कुछ नहीं है, अपने यूनिट 8 में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, मतलब इंटरनेशनल नेशनल करंट इवेंट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं और मध्य प्रदेश की जैसे स्पोर्ट्स, मतलब जितना भी करंट अफेयर्स है वो सारा हमारा यूनिट 8 पे कवर होता है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट 9। तो यूनिट 9 में हमारे क्या है, यूनिट 9 में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है। तो कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, ठीक है, बेसिक नॉलेज चाहिए हमें कंप्यूटर का। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, ई गवर्नेंस क्या है, इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स क्या है। तो इसके लिए भी हमको कुछ नहीं करना, परीक्षा धाम के लिए एक बुक आती है, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में तो ये बुक नहीं आती है, तो आप इंग्लिश से या किसी कोचिंग की नोट्स या ऐसे टॉपिक्स हैं आप इनको कहीं से भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यूनिट 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। तो मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार क्या है, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है। फर्स्ट है हमारा द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स इन एमपी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू ट्राइब्स, मतलब संविधान में उनके लिए कौन कौन से प्रोविजंस किए गए हैं, कौन से आर्टिकल्स में किए गए हैं, ठीक है ना, वो सारा पढ़ना है। फिर मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, मेजर ट्राइब्स ऑफ एमपी, मतलब पीवीजीटी पढ़नी है, और वर्नल वेलफेयर प्रोग्राम उनके लिए क्या चलाए गए थे, उनकी संस्कृति क्या है, परंपराएं, ट्रेडिशन क्या है, उनका क्या विशिष्ट कलाएं कौन सी है, स्पेशल आर्ट फॉर्म, उनका त्यौहार, फेस्टिवल, उत्सव, लैंग्वेज, बोली एवं साहित्य। फिर मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देखना है। राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व कौन से हैं, मध्य प्रदेश में जनजातियों संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन कौन कौन से हैं, और उनकी लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। तो इसके लिए एक तो निर्माण की बुक हो गई, ठीक है, निर्माण की आती है, निर्माण, ठीक है। फिर एक आती है सिलेक्शन तक की भी आती है और परीक्षा धाम की भी आती है। तो आप इन तीनों में से कोई भी सोर्स को प्रेफर कर सकते हैं। तो ये हमारा रहा जीएस प्रीलिम्स के जीएस 1 का मतलब पेपर 1 का सिलेबस रहा है, जो 100 मार्क्स, मतलब टोटल 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं टोटल। सभी क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होते हैं, इसमें अपने निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो हमारा मेन जो कट ऑफ सिविल सर्विसेज में है वो इन्हीं 10 यूनिट्स के बेसिस पे जो पेपर होता है उससे बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं पेपर 2। तो पेपर 2 हमारा ये क्या होता है, सिविल सर्विसेज के लिए तो क्वालिफाइंग होता है। तो कुछ नहीं, इसमें क्या है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, जीवन शैली प्रतिबल, मतलब लाइफ स्टाइल एंड काउंटर फोर्स क्या है, कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी। तो इसमें क्या होता है, बेसिक न्यूमरेसी, मतलब इसमें जो भी है तो सब यहाँ तक आती हैं, लेवल 10 तक की आती हैं। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल भी लेवल 10 तक। तो इसमें वही बोला गया है कि जो भी इसमें जो आएगा वो लेवल 10 तक का ही आएगा, जो लास्ट लाइन में इसमें लिखा हुआ है। अब ये हमारा रहा, तो ये सिविल सर्विसेज में हमारे क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है, जबकि फॉरेस्ट के लिए हमारा क्या होता है, ये दोनों को मिला के हमारी कट ऑफ बनती है। ठीक है, जो इस दोनों को मिला के जो कट ऑफ बनती है, जो क्वालिफाएगा वो फिर मेंस एग्जाम में इंटर करेगा। अब हम देखते हैं सिविल सर्विसेज के लिए मेंस एग्जाम का पैटर्न और उसका सिलेबस। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें कितने टोटल पेपर होते हैं, तो इसमें टोटल 6 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है जिसमें जीएस 1 का होता है, जिसमें 2 मतलब 2 पार्ट पे डिवाइड होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो फर्स्ट होता है हिस्ट्री का और सेकंड होता है जियोग्राफी। दोनों क्या होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं। टाइम हम दोनों, मतलब दोनों को कवर करने के लिए पार्ट ए एंड पार्ट बी टोटल 3 आवर दिए होते हैं। और जो हमारा वो क्वेश्चन पेपर होता है वो दोनों मीडियम में होता है, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ठीक है, सेकेंड पेपर हमारा है राजनीति विज्ञान, मतलब पॉलिटिकल साइंस, पार्ट ए एंड पार्ट बी सोशियोलॉजी। दोनों में 150 मार्क्स का होता है, मतलब टोटल 300 मार्क्स और 3 आवर दिए होते हैं। दोनों मीडियम में क्वेश्चन पेपर होता है। थर्ड पेपर होता है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पेपर इकोनॉमी, सेकंड साइंस टेक एंड जन स्वास्थ्य, मतलब पब्लिक हेल्थ। ठीक है, वो भी 150 3 आवर, हिंदी एंड इंग्लिश। फोर्थ पेपर भी 2 पार्ट, इसमें हमारा मेन है फिलॉसफी, एथिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और केस स्टडी आती हैं, ये भी 150। सेकंड है इसमें इंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट और
पर्सनालिटी डेवलपमेंट और केस स्टडी, तो ये भी 150 का होता है, मतलब टोटल 300 का, 3 आवर हिंदी एंड इंग्लिश। हमारा फिफ्थ पेपर जो होता है वो समान हिंदी एवं व्याकरण का होता है, जनरल हिंदी, ठीक है। ये 200 मार्क्स का होता है और उसके लिए सिर्फ 2 घंटे दिए जाते हैं। और सिक्स पेपर हमारा होता है निबंध और प्रारूप लेखन का, इसमें भी ये 100 मार्क्स का होता है, इसमें 2.5 आवर दिए जाते हैं ये। लेकिन ये दोनों जो लास्ट पेपर है, फिफ्थ एंड सिक्स पेपर, ये सिर्फ किस में होते हैं, हिंदी मीडियम में दिए। चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या आप हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हो गए, आपको ये एग्ज़ाम सिर्फ हिंदी में ही देना है, वो ये दोनों पेपर। तो इन टोटल कितना हो गया, 1500, जिनमें से 185 मार्क्स हो गए हमारे इंटरव्यू के लिए, तो टोटल हो गया 1685 मार्क्स, ठीक है। लेकिन अब इंटरव्यू के मार्क्स बढ़ाने के लिए चल रहा है, अब जो भी है देखते हैं आगे क्या होता है, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले ये है, गलती से स्लाइड चेंज हो गई है, तो देखते हैं इस पे जनरल स्टडीज़ में क्या होता है, तो वही लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, तो देखेंगे इसमें क्या होता है। 15 क्वेश्चन क्या होते हैं, 2 मार्क्स, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं। तो और उनमें मतलब वर्ड लिमिट क्या होती है, 20, आप मैक्सिमम 20 वर्ड्स लिखते हैं, और टोटल 30, 15 टू इंटू 2 इज इक्वल टू 30। दो क्या होते हैं, शॉर्ट आंसर, मतलब सेकंड है हमारा शॉर्ट आंसर, जो 10 क्वेश्चन होते हैं, जो 7 नंबर एक क्वेश्चन के लिए होते हैं। तो और इसमें वर्ड लिमिट कितनी है, 60, ठीक है ना, और इसमें टोटल 70। फिर हो गया क्या होते हैं, लॉन्ग आंसर, तो ये 5 होते हैं टोटल, और ये 10 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल ये हो गए, सॉरी हाँ, 5 क्वेश्चन होते हैं, और ये इनमें वर्ड लिमिट 200 है, और इनका टोटल 50 हो गया, ठीक है। तो ऐसे हो गए 150। तो ये पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 के लिए डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन पेपर 4th में हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा चेंज है। इसमें क्या होता है, वेरी शॉर्ट आंसर कितने होते हैं, 16 होते हैं, ठीक है, जो 2 मार्क्स के होते हैं, और वही वर्ड लिमिट सेम ही है इनकी 20, और टोटल 32 हो गया। शॉर्ट आंसर 8 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, 7 मार्क्स के, और इनकी भी वर्ड लिमिट 60 है, और 56 हो गया टोटल। और लॉन्ग आंसर होते हैं, टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं, 11 मार्क्स के होते हैं, वर्ड लिमिट 200 ही है इनकी, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन क्या होता है हमारा, केस स्टडी का होता है, ठीक है, जो कितने मार्क्स का होता है, 18 मार्क्स का होता है, और वो जैसे आपको लिखने का वो रहता है, ठीक है। तो इसका टोटल हो गया 18, तो टोटल हो गया 150, ठीक है। और ठीक है, ये हो गया हमने अपना। अब हमारा पेपर फिफ्थ तो ठीक है, वो जैसे लिखा रहेगा। सिक्स्थ के लिए हमारा क्या है, ये 2 निबंध होते हैं, ठीक है, 2A से लिखने होते हैं। निबंध एक होता है, ठीक, एक दूसरा निबंध होता है, एक प्रारूप होता है, और एक प्रतिवेदन लिखना होता है, ठीक है। तो निबंध एक, पहला जो निबंध होगा वो हमारी 1000 वर्ड लिमिट होती है, मतलब 1000, उसको 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। दूसरा निबंध हमारा होगा 500 वर्ड लिमिट का, 20 मार्क्स का। प्रारूप हमारा 500 वर्ड लिमिट, 15 मार्क्स का। प्रतिवेदन 250, ठीक है, वर्ड लिमिट 15 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो वही हमारा ये हो गया अपना डिस्ट्रीब्यूशन हो गया मार्क्स का। अब हम अपना देखते हैं यूनिट वाइज सिलेबस। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेपर 1। पेपर 1 में भी हमारा पार्ट ए में अपनी क्या है, हिस्ट्री है, ठीक है। तो हिस्ट्री में यूनिट 1 में क्या है, तो यूनिट 1 में अपने हैं भारतीय इतिहास, ठीक है। तो इसमें क्या है, भारत का राजनैतिक, मतलब क्या हो गया, पॉलिटिकल, आर्थिक, इकोनॉमिक, सामाजिक, सोशल, सांस्कृतिक, कल्चर, और इतिहास, मतलब हमको क्या देखना है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कहाँ से देखना है, हड़प्पा सभ्यता से लेकर 10वीं शताब्दी तक, हड़प्पन सिविलाइजेशन टू 10th सेंचुरी। फिर है 11th टू 18th सेंचुरी तक क्या देखना है, वही सेम ही है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल हिस्ट्री देखना है। फिर सल्तनत और मुगल शासक, उनका प्रशासन, मध्यकालीन संस्कृति का अभ्युदय, ठीक है। यूनिट 2 में हमारे क्या हो गए, प्रागैतिहासिक एवं आद्य ऐतिहासिक मध्य प्रदेश। अब हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है, एमपी हिस्ट्री है। यूनिट 1 में हमारा क्या है, इंडियन है, ठीक है। यूनिट 2 में क्या है, एमपी है। तो एमपी में मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश, गर्दभील वंश, नाग वंश, औलिकर वंश, परिव्राजक राजवंश, उच्चकल्प वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, कशली, चंदेल, परमार, तोमर, गौड़ वंश, कक्षपाद वंश। तो देखिए, हमको मेन इसके लिए रिसोर्सेज क्या करने हैं, तो भारतीय इतिहास के लिए जो भी है, तो आप क्या फॉलो कर सकते हैं, या तो आप एनसीईआरटी फॉलो करिए, ठीक है, ठीक,
या तो आप क्या करिए, आप किसी कोचिंग के नोट्स को फॉलो करिए, ठीक है। एनसीईआरटी या किसी कोचिंग की नोट्स, कहाँ तक आपको फॉलो करनी है ये चीज़ें। और आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो आपको यूनिट 1 के लिए वही या तो एनसीईआरटी करिए या तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन की नोट। और एमपी के लिए तो आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको नोट्स पे ही डिपेंड होना पड़ेगा कोचिंग्स के, ठीक है ना, क्योंकि ये इतना जल्दी कहीं मिलता नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं, यूनिट 3। यूनिट 3 में क्या है अपने, यूनिट 3 में है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर एवं समाज पर प्रभाव, मतलब अब हम इस पे है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, कृषक एवं जनजाति विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन या संग्राम, भारतीय पुनर्जागरण, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में इसके नेतृत्व करता, और मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। तो मध्य प्रदेश के लिए तो आपको कोचिंग की नोट्स पे डिपेंड होना है, लेकिन जो ये है इसके लिए आप स्पेक्ट्रम आती है वो, या तो आप एनसीईआरटी, इन दोनों में से किसी को। तो मैं तो इस पे स्पेक्ट्रम को आपको बोलूँगी, आप स्पेक्ट्रम प्रेफर करिए। इंग्लिश से भी देख लेते हैं इसका सिलेबस। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ठीक है। रीजन्स ऑफ इंडियंस अगेंस्ट ब्रिटिश colonial रूल, पीजेंट एंड ट्राइबल रिवॉल्ट, फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन रेनेसेंस, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट एंड इट्स लीडर, और फ्रीडम मूवमेंट इन मध्य प्रदेश, ठीक है। स्पेक्ट्रम बुक जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, ठीक है। अब यूनिट 4 देखते हैं। यूनिट 4 में क्या है, वही है गणतंत्र के रूप में भारत का उदय। तो ये तो आपको स्पेक्ट्रम में ही मिल जाएगा, ठीक है। राज्यों का पुनर्गठन भी मिल जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य के रूप में गठन, तो ये आपको एमपी की बुक में मिल जाएगा, जो भी आप एमपी स्पेशल बुक पढ़ेंगे, जैसे परीक्षा धाम हो गई, पुणेकर हो गई, और जो भी आती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की प्रमुख घटनाएं, फिर भारतीय सांस्कृतिक विरासत, मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूपों, साहित्य पर्व एवं वास्तविक प्रमुख पक्ष। तो इसके लिए आप जो भी है 2 मार्क्स के लिए तो आप प्रीलिम्स में ही पढ़ लेंगे, जो अब मैंने आपको सिलेबस बताया था, जैसे मध्य प्रदेश में विशेष धरोहर एवं पर्यटन स्थल। और 7 मार्क्स भी लगभग आप तो या तो प्रीलिम्स में ही कवर हो जाएगा, या तो आप किसी नोट्स को भी प्रेफर कर सकते हैं मेंस के लिए, ठीक है। और यूनिट 5 में मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें हो गई गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, विंध्या एवं भोपाल रियासत, तो उनको पूरा पढ़ना है। फिर उनके जनजातीय नायकों का मतलब मध्य प्रदेश में तो कौन से, राजा शंकर शाह हो गए, रघुनाथ शाह हो गए, रानी दुर्गावती हो गई, भीमाजी नायक हो गए, ख्वाजा नायक, टांट्या बेल, गंजन सिंह कोरको, बादल भोई, पेमा फात्या। तो ये तो आप जो यूनिट 10 हो गई, ये जो सेकंड पॉइंट है यूनिट 5 का, तो प्रीलिम्स की जो यूनिट 10 है आप उससे आपका कवर हो जाना है, ठीक है ना, जब आप उसको पढ़ेंगे। और इसके लिए आपको किसी कोचिंग की नोट्स पे को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यही है, इंग्लिश से भी वही सिलेबस आपका लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा पेपर 1 का पार्ट ए। अब पेपर 1 का ही पार्ट बी, मतलब वो 150 मार्क्स के लिए था। अब नेक्स्ट 150 मार्क्स का सिलेबस हम देखेंगे। तो इसमें हमको क्या देखना है, भारत का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु। तो प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग जैसे हिमालय पर्वत, उत्तर भारत का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, मतलब हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये सब प्रमुख पहाड़ियाँ, प्लेट्यूज, नदियाँ, झीलें, फिर मिट्टियाँ हो गई, प्रकार एवं वितरण, जलवायु, ऋतुएं, तापमान, वर्षा, मानसून की उत्पत्ति, ऊपरी वायु संचरण जैसे जेट स्ट्रीम, ये सब आते हैं क्वेश्चन हमेशा। जलवायु घटनाएं, अल नीनो, ला नीनो, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, हिंद महासागर, द्विध्रुव क्या होता है, डाइपोलर, जलवायु परिवर्तन के परिणाम। तो आप इसके लिए एनसीईआरटी, कुछ नहीं, सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी। और ज़रूर मैपिंग की प्रैक्टिस ज़रूर किए रहिएगा आप लोग इसके लिए, क्योंकि मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है। और उसके नोट्स बनाइएगा, मैप में आप उसको लोकेट कर लीजिएगा, कौन सी नदियाँ कहाँ से, कौन से पठार हैं, तो आपको ये मेंस में भी और प्री पे भी कवर कर जाएगा। तो आपको ऐसे कुछ बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं कि जब आप मेंस या प्री साथ में कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आप ऐसे कौन सी यूनिट्स हैं ये देखेंगे कि कौन कौन सी यूनिट्स हमारी प्रीलिम्स में और मेंस में क्या है, सिमिलर है। तो सबसे पहले आप वो यूनिट्स को पढ़ लेंगे, और उसके बाद आप उसका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ी तैयारी कर लेंगे, तो आपका मेंस और प्री क्या होगा, कुछ चीज़ें मतलब मैक्सिमम चीज़ें आपका 50% मेंस यहाँ से तैयार हो जाएगा। फिर आपको कम टाइम जैसे मेंस में मिलता है, तो आप थोड़ी चीज़ें करते रहेंगे और साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे करना है। फिर नेक्स्ट है हमारा यूनिट
2। तो यूनिट 2 पे भी हमें क्या देखना है, इसमें एग्रीकल्चर है, प्रमुख फसलें, श्री अन्न क्या है, इसके लिए जो इंटरनेशनल ईयर चलाया गया था 2000, उसके बाद 2023 में मनाया गया था यूएन द्वारा, ठीक है ना। तो बहुत सारी स्कीम्स इसके लिए लाई गई हैं, उसको पढ़ना है और हमेशा उसको यूज़ भी करना है, कहाँ मतलब एग्जाम्पल भी देते रहना है, उनका उत्पादन क्या है, उनका वितरण क्या है। सिंचाई हो गया, सिंचाई तकनीकें, प्रकार, स्रोत कौन से हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, ठीक है, मल्टीपर्पज़ की। फिर खाद्य सुरक्षा, उसके लिए एक्ट है, बताया था मैंने। हरित क्रांति, ये प्रीलिम्स में भी यही सेम सिलेबस था। द्वितीय हरित क्रांति की सतत कृषि के लिए रणनीतियाँ, जल संसाधनों का संरक्षण संवर्धन, वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण के तरीके, नदियों को आपस में जोड़ना, नहीं इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जैसे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट चला है, राष्ट्रीय जल नीति। तो ये सब हो गया। तो ये तो हमारा भी क्या है, उसके ये प्री प्लस मेन, इसको हम साथ में पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी तो ठीक ही है, इसके लिए हमको करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा वो होना, कनेक्ट होना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है, और बेसिक नॉलेज इसका लेना पड़ेगा, ठीक है। वही हमारा ये यहाँ पे इंग्लिश से वही पूरा सिलेबस लिखा हुआ है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है जियोग्राफी के लिए। फिर यूनिट 3, तो यूनिट 3 में ही है इंडियन प्राकृतिक, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज। तो वन संसाधन हो गए, तो वही मैम ने बताया कि वन रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट अभी न्यू आई है, उसको पढ़ना है। फिर उनके प्रकार हो गए, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्रमुख खनिज कौन कौन से है, ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज, ऊर्जा संकट, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत है, प्रमुख उद्योग, लोहा एवं इस्पात, सीमेंट, कागज, शक्कर, सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। फिर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मतलब फूड प्रोसेसिंग। तो बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग के लिए बहुत सारी इस टाइम पे योजनाएं, स्कीम्स भी चलाई जा रही हैं, फूड पार्क हो गए, बनाए जा रहे हैं, वो सब आपको इस पे पढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए तो आपको कुछ चीज़ें आपको एनसीईआरटी से कवर होनी है, कुछ चीज़ें आपकी करंट अफेयर से कवर होनी है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट हो गया यूनिट 4। तो इसमें क्या है, आपदाएं, मतलब हजार्ड और टेक्निक, उनको उससे रोकथाम के लिए कौन से टेक्निक। तो भारत में प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, तो भूकंप, ठीक है, सुनामी, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कोहरा, बादल फटना, तड़ी झंझर, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो ये सब आपको, इनका बेसिक नॉलेज तो लेना है, तो ये सब आपको एनसीईआरटी में तो मिल ही जाना है, ठीक है। और इसके लिए कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, तो आप इसको गूगल करके आप इसकी नोट्स बना सकते हैं। आपको कौन से, जैसे भूकंप में कौन सा जोन में कौन सा स्टेट आता है, ये सारी चीज़ें देखना है, ठीक है। और उसके लिए सरकार, मतलब भूकंप के जो भी नुकसान होता है, पब्लिक लॉस या भी जो भी होता है, उसको कम करने के लिए क्या प्रयास कर रही है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें इसमें हमको पढ़नी है। तो आप इसको चैट जीपीटी से इसको देख सकते हैं, या आप इस मतलब स्पेशल वेबसाइट, गवर्नमेंट वेबसाइट पे भी आपको इसकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। फिर पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी एवं भूमि प्रदूषण में उनका रोकथाम। तो प्रदूषण के बारे में तो हम छोटे से, मतलब बहुत छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आए हैं, पोल्यूशन क्या है, उसके टाइप्स क्या हो गए, वो सारी चीज़ें, तो ये तो सबको आता है। लेकिन ये, उसके लिए, इसको कम करने के लिए कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं सबसे ज़्यादा, और उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना है, कौन से उपाय। तो आप भी कुछ उपाय बताइए, ठीक है, तो आपको इसको देखना है। तो एनसीईआरटी से हो जाना है, ठीक है, प्लस आपको न्यूज़पेपर या करंट अफेयर्स। फिर भारत में जनसंख्या वृद्धि हो गया, संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव, ग्रामीण शहरी प्रवास, ये भी पढ़ना है। भारत में उन्नत तकनीकें, तो सुदूर संवेदन क्या है, ठीक है, रिमोट सेंसिंग, भौगोलिक सूचना प्रणाली, जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौतिक स्थिति निर्धारण प्रणाली, मतलब जीपीएस हो गया, इनकी अनुप्रयोग, मतलब एप्लीकेशन क्या है, उपग्रहों के प्रकार क्या हैं। तो ये भी हमको किस में मिल जाएंगे, एनसीईआरटी में मिल जाएगा, या तो आप गूगल या चैट जीपीटी कर सकते हैं, ठीक है ना। और सब कुछ आपको करंट से अपडेटेड रहना है, मतलब अभी कौन से रिमोट सेंसिंग का यूज़ करके आप क्लाइमेट, जो भी नेचुरल हजार्डस है, उसको कैसे कम कर सकते हैं, ये सब आप लिखेंगे इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट हो गया अपना यूनिट, ये इंग्लिश से वही सिलेबस लिखा हुआ है, यूनिट 5। तो इसमें अब हमारा क्या पढ़ना है, एमपी का भूगोल। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना है मध्य प्रदेश का भू आकृतिक भौतिक विभाग, मतलब जैसे मालवा का पठार में डिवाइड है, मध्य भारत का पठार में डिवाइड है, बुंदेलखंड पठार, विंध्याचल श्रेणी, बंगेल पठार। तो ये आप जब एमपी पढ़ेंगे ना, एमपी ज्योग्राफी का प्रीलिम्स के लिए, तो उससे कवर हो जाना है, मतलब इसकी मैक्सिमम चीज़ें जो भी हैं, तो जब आप प्रीलिम्स पढ़ेंगे तो कवर हो जाएगा। 2 एंड 7 मार्क्स वाले दोनों हो जाएंगे, ठीक है, इससे कवर। लेकिन 11 मार्क्स वाले भी देखना है, या सॉरी 10 मार्क्स जो भी है वो, तो उसको देखना है हमको। तो उसके लिए आप क्या करेंगे,
या किसी कोचिंग की नोट्स प्रेफर कर सकते हैं, या जो भी आप प्रीलिम्स में ही पढ़े हैं उसका इतना अच्छा प्रेजेंटेशन कर दीजिए कि आप उसको मेंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वही मैंने बताया था ना, परीक्षा धाम से इसको पढ़ना है, या आप इसके लिए निर्माण IAS की मेंस की नोट्स ले सकते हैं, निर्माण की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब ये था पेपर 1, तो 150 कंप्लीट हो। तो पेपर 1 में 2 सब्जेक्ट है हमारी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। अब पेपर 2 आ गया, तो पेपर 2 में हमारा क्या है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, शासन व्यवस्था, ठीक है, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। तो भारतीय संविधान, इसके लिए आपको कुछ नहीं, आप सीधे लक्ष्मीकांत उठाएंगे और उससे पढ़ सकते हैं, उसमें डायरेक्ट यही चैप्टर ही दिए हुए हैं, निर्माण कैसे हुआ, विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और प्रमुख संशोधन, ये सब उस पर दिए हुए हैं लक्ष्मीकांत पे। पूरा जितना भी है ना ये यूनिट 1 का सिलेबस, सब कुछ आपका किससे कवर हो जाना है, लक्ष्मीकांत से जो आती है, ठीक है, बुक। और यूनिट 2 भी, जैसे भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा एवं नीति आयोग, तो ये भी अपना किससे कवर हो जाना है। ये जो भी, जैसे भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, नजायता, भाषा एवं लिंग की भूमिका, भारतीय राजनीति में राजनीतिक एवं मतदान व्यवहार, सिविल सोसाइटी एवं जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता तथा सुरक्षा, ये सब आपका किससे कवर होगा, एम लक्ष्मीकांत से, ठीक है। ये हो गया हमारा यूनिट 1 एंड 2 का, किससे पढ़ लेना है आपको, एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। यूनिट 3, तो इसमें लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है, तो क्या है, इस पे लिखा हुआ है, अपने सिलेबस पे लिखा है कौन सी विशेषताएं हैं, उसमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व होता है, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी होती है, ठीक है ना, वो अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं, तो वही ना भागीदारी होती है उनकी, ठीक है, पार्टिसिपेशन ही होता है। फिर तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ये छोटी छोटी आप इसकी नोट्स भी बना सकते हैं, आपको खुद भी, आप ये खुद से भी लिख सकते हैं, या आप इसको सर्च करके गूगल या ChatGPT से आप इसका छोटा छोटा नोट्स बना सकते हैं। समुदाय आधारित संगठन क्या है, गैर सरकारी संगठन क्या है, स्वयं सहायता समूह क्या है, तो इनका भी आप क्या कर सकते हैं, सीधे गूगल या ChatGPT से नोट्स बनाइए, और कौन कौन सी एग्जाम्पल है, जैसे कौन NGO की एग्जाम्पल देख लीजिए जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं MP में, इंडिया लेवल पे, सब पे देख सकते हैं। फिर मीडिया की भूमिका एवं समस्याएं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक भी, प्रिंट भी और सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया तो सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा वो है, तो क्या क्या इसके लिए और इसको क्या समस्याएं हैं, और इनकी भूमिका, बहुत सारी भूमिका है, बहुत सारी ये मुद्दों को भी उठाती है, ठीक है ना, और कैसे इसको मतलब कम किया जा सकता है जो भी समस्याएं हैं। फिर भारतीय राजनीति विचारक, जैसे कौटिल्य हो गया, देवी अहिल्याबाई होलकर हो गई, महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और जयप्रकाश नारायण, इनके लिए या आप तो चाहिए तो किसी कोचिंग के नोट्स को प्रेफर कर लीजिए, या तो आप खुद से बेसिक बेसिक चीज़ें हैं कि कौटिल्य ने कौन से जैसे सप्त सिद्धांत दिए थे, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें, तो उनके बारे में आप खुद से भी ChatGPT से भी नोट्स बना सकते हैं, मेन जो भी उनका मेन चीज़ें हैं सब कुछ आप डाल दीजिए, तो वो आप पढ़ सकते हैं, या तो सबसे ईजी फॉर्मेट है, आप किसी कोचिंग की नोट्स ले लीजिए। यूनिट 4 हो गया अपना, तो यूनिट 4 में राज्य का पुनर्गठन 1956 तथा मध्य प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ, मध्य प्रदेश का विभाजन जैसे छत्तीसगढ़ बना था, तो वो। फिर राज्यपाल, तो राज्यपाल नियुक्ति कैसे होती है, शक्ति क्या क्या है, स्थिति है, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, संगठन, कार्य एवं भूमिका। तो देखिए सबसे पहले तो MP में स्पेशल तो है कुछ नहीं, जो भी संविधान में लिखा हुआ है उसी अकॉर्डिंग इसमें होगा, तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, एम लक्ष्मीकांत, बस इसमें आपको क्या करना है, राज्यपाल कौन है ये सब आपको MP से देखना पड़ेगा, ठीक है, और मंत्रिपरिषद के MP में कौन कौन से सदस्य शामिल है, कितने सदस्य हैं, वो सब देखना पड़ेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश की विधानसभा, संगठन एवं शक्तियां, अध्यक्ष की भूमिका क्या है, विपक्ष की भूमिका क्या है, ये पढ़ना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, संगठन, क्षेत्राधिकार एवं भूमिका। तो देखिए आपको आर्टिकल्स जो पढ़ने हैं, तो आप आर्टिकल BR एक्ट या लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं, और जो भी MP का स्पेशल, जैसे वर्तमान में कौन से चीफ जस्टिस है MP हाई कोर्ट के, कितने वो हैं जस्टिस हैं उसमें, और परीक्षा दाम में भी ये दिया रहेगा, आप जब पॉलिटिकल सेक्शन प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ेंगे तो मेंस के लिए भी क्लियर हो गया। अब जब आप दायी एवं अधिकार, मतलब लाइबिलिटी क्या है अपनी, सॉरी हाँ, अकाउंटेबिलिटी क्या है और राइट्स क्या है, तो इसमें प्रतिस्पर्धा आयोग पढ़ना है अपने को, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग, उपभोक्ता फोरम, बाल आयोग, महिला आयोग। तो ये लक्ष्मीकांत से भी कवर हो जाना है आपका, या तो आप स्पेशली परीक्षा धाम जब यूनिट 10 में अपने सिलेबस था, पहले पुराने सिलेबस में यूनिट 10 में क्या था, आयोग थे सारे, तो आप उस बुक से भी इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है, या तो लक्ष्मीकांत तो है ही अपनी, ठीक है। नेक्स्ट हो गया यूनिट
5, ये इंग्लिश से वही सिलेबस अपना लिखा हुआ है। अब यूनिट 5 में मध्य प्रदेश का प्रशासन क्या है, तो मध्य प्रदेश का प्रशासन, उसका सचिवालय, मुख्य सचिव, सचिव तथा आयुक्त, मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन, जिलाधीश की भूमिका। तो वही है, सचिवालय में मतलब सचिव की कैसे नियुक्ति होती है, कौन है, ठीक है, आयुक्त कैसे नियुक्त होते हैं, जिला प्रशासन कैसे काम करता है, जिलाधीश की उसमें भूमिका क्या होती है, मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन क्या है, जैसे पंचायती राज वगैरह सारी चीज़ें। तो आप बेसिक इसका तो आप वहीं से पढ़ सकते हैं, लक्ष्मीकांत या बेयर एक्टर से। और बाकी सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें आपको क्या कर, ये तो क्या हो जाएगा, परीक्षा नेम से भी कवर हो जाएगी। लेकिन आप इसको क्या कर लीजिए, या तो आप खुद से इसका नोट्स बना लीजिए या फिर किसी कोचिंग की नोट्स को प्रेफर कर लीजिए। जैसे आप डालेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का योगदान, तो पूरा आप डालेंगे तो आपको आ जाएगा। चाहे आप चैट जीपीटी में डाल लीजिए या गूगल में डाल लीजिए, और नहीं करना तो कोचिंग की नोट्स तो हैं ही, आप किसी भी आकार हो गई, निर्माण हो गई, किसी भी कोचिंग की नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पेपर 2 का पार्ट ए, 150 मार्क्स का। ठीक है, अब हमारा पार्ट 2, तो पेपर 2 के पार्ट 2 में हमारा क्या है, सोशियोलॉजी, तो समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणा, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो समाज की भारतीय संकल्पना, जैसे कुटुंब हो गया, परिवार हो गया, नातेदारी, वंश, गोत्र परंपरा, समुदाय, संस्था, संस्कृति, मानदंड एवं मूल्य, सामाजिक समरसता का तत्व क्या है, सभ्यता एवं संस्कृति की अवधारणा, भारतीय संस्कृति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो भारतीय संस्कृति की जैसे एकता में अनेकता, ये सारी चीज़ें हैं। सामाजिक संस्थाएं, परिवार, शिक्षा, धर्म, कौन क्या क्या धर्म है, वर्ण कौन कौन से हैं, ऋण कौन से हैं, यज्ञ हो गया, संस्कार। तो ये तो हम देखे हैं यूनिट 1 में भी प्री के दिया हुआ है, तो ये भी अपना कवर हो रहा है ना थोड़ा थोड़ा। अनुष्ठान, जैसे विभिन्न संदर्भ में, जैसे जाति व्यवस्था, आश्रम, ठीक है, जैसे 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, पुरुषार्थ होते हैं, समाज और विवाह पर धर्म और संप्रदायों का प्रभाव। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको इसके लिए या तो बुक लीजिए, या तो सबसे बेस्ट रहता है एमपी के मेंस के लिए आप इनकी किसी कोचिंग के नोट्स को प्रेफर कर लीजिए। ठीक है, फिर यही है, हम देख लेते हैं यूनिट 1 इंग्लिश से थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, ज्वाइंट फैमिली, फैमिली, किनशिप, लीनियर्स, क्लन, गोत्र, ट्रेडिशन। फिर कम्युनिटी कौन सी है, इंस्टीट्यूशन हो गया, एसोसिएशन, कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज, एलिमेंट्स ऑफ सोशल हार्मनी, कॉन्सेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। फिर सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे फैमिली हो गई, एजुकेशन हो गया, रिलीजन, वर्ण, ऋण, यज्ञ, संस्कार, रिचुअल्स, तो वही इंग्लिश से लिखा हुआ है। ठीक है, अब यूनिट 2, तो यूनिट 2 में अपने क्या है, भारतीय समाज में विविधता, डाइवर्सिटी और चुनौतियां। तो भारतीय समाज की संकल्पना, जैसे भारत के लोग विविधता में एकता, ठीक है, यह विविधता में एकता अपनी विशेषता भी है, ये भी डाल सकते हैं भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में। सांस्कृतिक विविधता है, जैसे क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है, ठीक है, भाषाई, धार्मिक और जनजाति। अपराध का बदलता परिवेश, जैसे नशीली दवाओं की लत हो गई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी तो वर्तमान में सबसे रेलिवेंट है और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। आत्महत्या हो गया, साइबर अपराध हो गया, महिलाओं के प्रति अपराध हो गया और घरेलू हिंसा। इसके लिए आप एक्ट भी पढ़ना है, जो घरेलू हिंसा के लिए 2005 में जो एक्ट बना था वो। ये वर्तमान बहस, मतलब मेन जो है, भारत में परंपरा और आधुनिकता, राष्ट्र निर्माण की समस्याएं, धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद और राष्ट्र निर्माण। कुछ नहीं, इसके लिए आपको नोट्स को ही प्रेफर करना पड़ेगा। इंग्लिश से देखते हैं इसका सिलेबस। डाइवर्सिटी एंड चैलेंजेस इन इंडियन सोसाइटी, तो कॉन्सेप्चुअलाइजिंग इंडियन सोसाइटी, पीपल ऑफ इंडिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, चेंजिंग सोनरिटी ऑफ टाइम, करंट डिबेट, प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल बिल्डिंग। तो इसको आपको आकार या निर्माण किसी भी कोचिंग की आपको नोट्स ले लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना यूनिट 3। यूनिट 3 में अपनी क्या है, ग्रामीण एवं नगरीय प्रशासन। ठीक है, तो ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र, सॉरी, तो ग्रामीण समाज के अध्ययन के उपागम, ग्रामीण शहरी अंतर, ग्रामीणवाद, नगरवाद क्या है इसके बारे में। फिर किसान अध्ययन, देखिए कितना ज़्यादा नया सिलेबस हो गया पूरा। 73वें संविधान से पहले और बाद में पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण नेतृत्व, गुटबाजी, लोक सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास के सामाजिक मुद्दे और रणनीतियाँ, बंधु और प्रवासी मजदूर क्या है, ग्रामीण समाज में बदलाव के कौन से रुझान हैं, नागरिक समुदाय की विशेषता
समस्याएं, नगरीय समुदाय में परिवर्तन, नगरीकरण के कारण एवं प्रभाव क्या पड़ रहा है, नगरीय नियोजन की अवधारणा क्या है, नगर नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक, भारत में नगरीय प्रबंधन की समस्याएं। तो ये आपको कहीं भी किसी बुक्स में तो मुझे नहीं लगता मिलेगा, आपको ये सब नोट्स में ही मिलना है। औद्योगिकीकरण हो गया, वैश्वीकरण, सामाजिक विकास और जनसंख्या, तो वही है, ये सब आपको जो भी सुविधा प्रदाता, अवरोधक, विकास और सामाजिक आर्थिक समानताएं, ये यूनिट आपको सारी, आपको ये पेपर पूरा आपको नोट्स से ही कवर करना पड़ेगा। ठीक है, इकट्ठे आपको अगर करना है, परेशान होंगे तो इससे अच्छा आप क्या करेंगे, किसी कोचिंग की नोट्स ले लीजिए और सबसे बेटर रहेगा, आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा एक कोचिंग की नोट्स से। ठीक है, बाकी आपको मेहनत करनी है तो बाकी आप कर सकते हैं। फिर अब अपना आ गया यूनिट 5, इसकी हो गई, तो मानव संसाधन विकास और सामाजिक कल्याण की योजनाएं। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो ये तो बहुत अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन भी इससे पूछे गए हैं, एमपीपीएससी में भी पूछे गए हैं। जैसे इसका मेन विजन क्या था, इसके प्रिंसिपल सिद्धांत क्या थे, स्कूली शिक्षा के लिए इसमें क्या बोला गया है, हायर एजुकेशन के लिए क्या बोला गया, मतलब उच्च शिक्षा के लिए, व्यावसायिक शिक्षा के लिए क्या बोला गया है, ठीक है ना, प्रोफेशनल एजुकेशन, ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के लिए, वयस्क शिक्षा के लिए, जीवन पर्यंत सीखना, इसके बारे में भी, प्रौढ़ शिक्षा को भी इसमें जोड़ा गया है। सामाजिक वर्ग और कल्याण कार्यक्रमों से संबंधित मुद्दे, जैसे वरिष्ठ नागरिक के लिए कौन से कल्याण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसमें क्या क्या से कौन से संबंधित मुद्दे हैं, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग और विकासात्मक परियोजनाओं से उत्पन्न विस्थापित समूह हो गए, जैसे बालिकाओं की शिक्षा से जुड़े मुद्दे। फिर सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सीबीओ, ठीक है, अभी हमने पढ़ा, विस्तार शिक्षा, पंचायती राज, सामुदायिक विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। तो गैर सरकारी संगठन है क्या, वो तो हम पॉलिटी वाले सेक्शन में पढ़ लेंगे, और उसकी भूमिका भी हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। तो कुछ कुछ क्या है, मिक्स टॉपिक है अपनी, इधर उधर भी। मध्य इसमें जनजातियों की स्थिति क्या है, सामाजिक संरचना उनकी कैसी है, रीति रिवाज, जनजातियों विश्वास, विवाह, रिश्तेदारी, धार्मिक विश्वास, परंपराएं, त्योहार और उत्सव, मध्य इसकी लोक संस्कृत। तो ये 3 जगह हो रहा है ना, हमने प्रीलिम्स में भी पढ़ा, ठीक है, फिर पेपर 1 में पार्ट ए में है, और ये देखिए पेपर 2 के पार्ट बी के यूनिट 5 में हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो सेम है ना, तो सेम सोर्सेस ही इसके लिए फॉलो करना है। ठीक है, अब हमारा पेपर 3 आ गया। तो पेपर 3 में हमारा क्या है, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू कौन कौन से हैं, जैसे उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था की, विकसित भारत @ 2047, क्या विजन है, क्या उन कौन से लक्ष्य रखे गए हैं, उसको कहाँ तक हम प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। फिर कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान क्या है, और भारतीय अर्थव्यवस्था में उसका क्या योगदान है, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं कौन सी हैं, प्रमुख फसलें कौन सी हैं, फसल पैटर्न कैसा है, ठीक है ना। फिर चुनौतियां क्या है, घटती उत्पादकता, किसान संकट है, मौसम पर निर्भरता। तो अपना बोलता है ना, बोला जाता है कि भारतीय कृषि क्या है, मानसून पर निर्भर है, मतलब भारतीय कृषि मानसून के साथ क्या है, जुआ है। फिर सरकारी पहल हो गई, पीएम किसान चालू किया गया है, एनएमएसए चलाया गया है, विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं, ठीक है। कृषि मूल नीति क्या है, विपणन और वित्त क्या है, मूल्यवर्धन के लिए कृषि स्टार्टअप और कृषि प्रसंस्करण। तो प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देके हम लोग हमारा जो भारत है ना, प्रसंस्करण में ही थोड़ा सा फूड प्रोसेसिंग, क्योंकि हमारी जो फूड प्रोसेसिंग में क्या हो जाए, जैसे एक आलू है, तो अभी उसके रुपए, एक आलू उसकी एक कितनी वैल्यू होगी, बहुत कम वैल्यू होती है, लेकिन जब उसको चिप्स बना दिए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वही फ्रूट क्या हो गया, प्रोसेसिंग, प्रोसेस कर दिए हम उसको, तो उसकी क्या हो गई, वैल्यू बढ़ जाती है। भारत में औद्योगिक नीतियाँ क्या हैं, औद्योगिक विकास क्या है, फिर विनिर्माण और अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, क्या है, मेक इन इंडिया जो चलाया गया, अधोसंरचना परियोजनाएं चलाई गई हैं, जैसे बहुत सारा चलाया गया है, जैसे पीएम गति शक्ति चलाया गया है, ठीक है, बहुत सारे कार्य, वो सब आपको पढ़ने हैं। तो इसकी, और आतिथ्य और पर्यटन, विदेशी मुद्रा आय में योगदान, भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं का मानकीकरण। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको इसका लेना ही है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, अपना करंट अफेयर्स, मतलब इस पे आपको करंट अपडेटेड होना पड़ेगा, बेसिक नॉलेज लेके प्लस करंट अपडेट करना पड़ेगा, एग्जाम्पल डालना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पेपर 3 का पार्ट ए का यूनिट 1। वही अपना यहाँ पे इंग्लिश से पूरा सिलेबस लिखा हुआ है, सेम ही है, ठीक है। फिर यूनिट 2 में अपने क्या है,
तो यूनिट 2 में है कराधान और नीति परिदृश्य, मतलब क्या है टैक्सेशन और उसकी जो पॉलिसीज़ हैं। तो फिस्कल पॉलिसी राजकोषीय नीति क्या है, उसमें लोक व्यय क्या है, पब्लिकों के लिए जो व्यय किया जाता है सार्वजनिक व्यय, उसमें आगम क्या है, कराधान क्या है और घाटा प्रबंधन क्या है ना, डेफिसिट फाइनेंसिंग मैनेजमेंट कैसे होता है। ठीक है, मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई अपनी करती है, भारत में वित्तीय समावेशन। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स भी लाई गई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है जनधन योजना हो गई। ठीक है, और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर नकद लेन देन का प्रभाव हो गया, खाद्य सुरक्षा एवं लोक वितरण प्रणाली, गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय संतुलन, भारत का विदेशी व्यापार क्या है, निर्यात प्रोत्साहन, आयात प्रतिस्थापन, विदेशी पूंजी, फिर इनकी इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी और डब्ल्यूटीओ। तो इसके लिए तो आप या तो नोट्स या तो गूगल या चैट जीपीटी प्लस करंट, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सेक्शंस का क्या है अपना करंट। ठीक है, फिर ये एमपी, तो आपको इसमें क्या करना है, एमपी के लिए देखना है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन। तो बेसिक तो आप इसके बारे में जब आप प्रीलिम्स पढ़ेंगे तो आप पढ़ लेंगे। अब इसका करंट अफेयर्स पेपर, तो बेसिक पूरा सारी चीज़ें हो जाए, जैसे मध्य प्रदेश में राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, और ठीक है ना, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद, ये सब हमारे उसमें प्रीलिम्स के लिए सिलेबस में। प्रमुख फसलें, फसल पैटर्न तथा जोत क्या है, खाद्य सुरक्षा, वितरण प्रणाली, भंडारण, उद्यानिकी, पशुधन, डेयरी, मत्स्य पालन, औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति, अधोसंरचना का विकास, एमएसएमई और पारंपरिक उद्योग विकास और उसका समर्थन, मध्य प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी विकास कैसा है। ठीक है, जनजातीय अर्थव्यवस्था कैसी, कृषि पद्धति उनकी, प्रमुख वनोपज हो गया, हस्तशिल्प, हाट बाजार जो भी है, पर्यटन, व्यापार और निवेश प्रोत्साहन। तो इसके लिए आप तो कोचिंग के नोट्स प्रेफर कर लीजिए या खुद से नोट्स बना लीजिए। बहुत सारे, और एमपी की आप ऑफिशियल वेबसाइट को ज़रूर प्रेफर कीजिएगा। और जो भी आपको जो भी डेटा लेना है इकोनॉमिक्स के लिए, जो भी, तो आप मिनिस्ट्री, इंडियन लेवल पर भी, सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी आपको जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप ज़रूर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा। तो आपको जैसे एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के लिए भी आप ऑफिशियल में जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें उस पर मिल जाएंगी। ठीक है ना, फिर आपको अगर कुछ चाहिए होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल की इसमें, आप मेरे उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, तो आप कर लीजिएगा, तो मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड भी करा दूँगी। ठीक है, या वही इंग्लिश से पूरा सिलेबस लिखा हुआ है। यूनिट 4 में क्या है इसके, तो यूनिट 4 में है अपने मध्य प्रदेश में, सॉरी, मध्य प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास क्या है। ठीक है, तो स्वास्थ्य कैसा है, स्वास्थ्य अधोसंरचना मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, शिक्षा और कौशल विकास कैसा है, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए नीतियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे वन जल और खनिज के लिए, वित्तीय सामाजिक समावेशन एवं कल्याणकारी योजनाएं। ठीक है ना, स्कीम्स जितनी भी हैं तो आपको प्रीलिम्स के लिए भी पढ़नी है और मेंस में जहाँ भी, ये तो ठीक है ना लिखा हुआ है, लेकिन आप जहाँ पे भी एग्जाम्पल के उस पर भी ऐड कर सकें तो आप उसको ज़रूर ऐड करिएगा। फिर मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी प्रभाव क्या है, मानव संसाधन की उत्पादकता और रोजगार, मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति क्या स्थिति है, वो सब आपको पढ़ना है। उसके लिए क्या क्या कार्यक्रम, क्या ईज किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। राज्य का राजस्व, व्यय, ऋण एवं राजकोषीय अनुशासन क्या है, तो इसके लिए भी आप खुद करंट अफेयर्स या खुद से नोट्स बना सकते हैं, या फिर सबसे ईजी है आप किसी कोचिंग की नोट्स को प्रेफर कर लीजिए। यूनिट 5, मैथ स्टूडेंट के लिए वरदान और नॉन मैथ स्टूडेंट के लिए टफ चीज़ है। ठीक है, तो सांख्यिकी, डेटा विश्लेषण हो गया और प्रायिकता हो, मतलब स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, डेटा और इसमें प्रोबेबिलिटी, कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। समंग संकलन की विधियाँ, माध्य, माध्यिका और बहुलक, गणना और व्याख्याएं, डेटा विश्लेषण के प्रकार, वर्णात्मक बनाम अनुमानात्मक प्रतिचयन की विधियाँ, डेटा प्रस्तुत तकनीक, टेबल चार्ट ग्राफ, प्रायिकता की बुनियादी अवधारणाएं। इंग्लिश से देखते हैं इसको, यूनिट 5 थोड़ा इंग्लिश से भी देखना चाहिए मेन। ठीक है, तो इसमें है डेटा कलेक्शन टेक्निक्स, मीन, मीडियन मोड, टाइप्स ऑफ डेटा एनालिसिस, सैम्पलिंग टेक्निक, डेटा प्रेजेंटेशन टेक्निक, टेबल चार्ट ग्राफिक, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। आप इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, आप यूट्यूब में टॉपिक डालेंगे, उसके क्लास लेंगे और क्वेश्चंस को फिर एक समझेंगे उसको, और खुद से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना, और पीवाईक्यू देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। तो देखिए कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आप यूट्यूब में डाल के पढ़ लीजिए और सारे पीवाईक्यू फिर आप लगा डालिए।
और सभी सब्जेक्ट के भी आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। और ये नहीं कि सिर्फ एमपीपीएससी, क्योंकि एमपीपीएससी अदर पीसीएस के यूपीएससी के क्वेश्चंस को डायरेक्ट अपने पेपर में उठा लेता है, ठीक है ना। तो आपको उनको ज़रूर करना है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं सारे पीवाईक्यू सभी सब्जेक्ट के बायस करवा भी सकती हूँ, ठीक है ना। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब पेपर 3 कहा, पार्ट बी आ गया अपना, क्या आ गया, पार्ट बी, ठीक है। तो इसमें है साइंस, टेक एंड पब्लिक हेल्थ। तो इसमें पहले सामान्य विज्ञान है, तो आपको ये खुशी होगी कि फिजिक्स केमिस्ट्री क्या हो गई है, अब हट गई, जबकि पुराने सिलेबस में क्या था, फिजिक्स केमिस्ट्री था। तो विज्ञान के साधारण और प्रयोग, तो बेसिक एप्लीकेशन, बहुत सारी चीज़ों में साइंस का यूज़ किया जाता है। फिर सूक्ष्म जीव संरचना, माइक्रो जीव संरचना एवं प्रकार, जैविक कृषि। जैविक कृषि तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेलिवेंट है इस टाइम पे। जैविक कृषि मतलब यूपीएससी हो, सारे स्टेट पीसीएस में इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, मेंस हो जो कुछ भी हो, बहुत सारी इसके लिए स्कीम्स भी चलाई रही, वो जरूर आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर कोशिका क्या है, ठीक है, उसकी संरचना प्रकार है, तो आप एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे। पौधे, पशु, मनुष्यों में पोषण, संतुलित आहार, विटामिनहीनता जरूर, तो ये तो प्रीलिम्स में भी वही है, सेम ही है। जैव प्रौद्योगिकी क्या है, ठीक है, चिकित्सा, कृषि, उद्यानिकी, पशु उद्योग, पर्यावरण, इथोनोबायो, तो ये आप ये सब ना, ये जैसे ये टॉपिक है इथनोबायोलॉजी के अनुप्रयोग, तो इसको क्या करना है, सीधे चैट जीपीटी या गूगल में डालेंगे और उसको मेन एप्लीकेशन क्या है उसके आप पढ़ लेंगे। फिर प्राचीन समय में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त एवं भास्कर प्रथम एवं द्वितीय द्वारा खगोल शास्त्र में, एस्ट्रोलॉजी में क्या योगदान दिया गया। प्राचीन एवं आधुनिक भारतीय वेधशालाओं से संबंधित प्रारंभिक जानकारी, भारतीय संपदा अधिकारों एवं पेटेंट, ट्रिप्स और ट्रिम, तो इसके बारे में आपको सारी चीज़ें पढ़ना है। तो ये इसमें यहाँ पे साइंस टेक आ गया, तो साइंस टेक के लिए आप ये तो करंट, ये तो आप गूगल से इसको कर सकते हैं, बेसिक चीज़ें एनसीईआरटी आपको प्रीलिम्स से भी हो जाएंगे और खुद से भी नोट्स मतलब बना सकते हैं इसके लिए, या किसी कोचिंग के नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट में इंटर करें, तो इंग्लिश से सिलेबस हो गया उसी का। अब हमारा यूनिट 2 कंप्यूटर है, ठीक है। तो कंप्यूटर का के प्रकार, कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, उसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स और पीढ़ी, जैसे 5 जनरेशन तक की कंप्यूटर हो गया ना, वहाँ तक के। फिर फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ किया जाता था, सेकंड जनरेशन में, तो सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, मेंस है ना, तो सब कुछ पढ़ना है इसमें। मेमोरी कौन कितने प्रकार की, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, स्टोरेज डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उपयोग। फिर भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, जैसे C++, जावा, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर क्या है, असेंबलर क्या है, इंटरनेट एवं ईमेल, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आधारभूत ज्ञान एआई क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, विभिन्न उपयोगी पोर्टल, वेबसाइट तथा। तो इसमें कुछ चीज़ें तो आपका प्रीलिम्स में हो जाएगा और कुछ चीज़ें आपको अलग से इसको पढ़नी पड़ेंगी। तो या तो आप निर्वाण की बुक ले लीजिए इसके लिए, अच्छी आती है, या फिर और आपको जहाँ से भी आप सोर्स को प्रेफर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे भी गणितीय विज्ञान आ गया, क्या आ गया, गणितीय विज्ञान। नंबर एंड इट्स अ टाइप, मेथड ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इक्वेशन एंड फैक्टर, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ जियोमेट्रिक शेप्स एंड सरफेस, मतलब संख्याएं, इसके प्रकार, इकाई मापन की विधियां कौन कौन सी हैं, समीकरण हो गए, गुणनखंड हो गया समीकरणों का, लाभ हानि क्या है, प्रतिशत क्या है, मतलब ये सब आपको मैथ में पढ़ना है। साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, ज्यामिति, आत्विक क्षेत्रफल एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये भी मैथ है, तो आपको कुछ नहीं करना है। कैसे देखना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको जाना है यूट्यूब में, किसी टीचर से भी आप पढ़ सकते हैं, और ये तो खुद से भी आप जो भी बुक से, ये सब 10th लेवल तक का इस पे आता है, कुछ नहीं है। तो आप इसको फिर सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को लगा लीजिए, तो आप इस पर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और बन भी जाएगा आपसे। यूनिट 3 के लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, पहले देखते हैं सिलेबस क्या है, ठीक है। तो आयुष, ठीक है, आयुर्वेदा, योग एवं प्राकृतिक, आयुष का फुल फॉर्म जरूर, ये तो प्रीवियस ईयर्स में एमपीपीएससी में आ ही चुका है, प्लस हाँ ये मेंस में भी पूछ सकता है कि आयुष का पूर्ण रूप लिखो, तो आपको इसको लिखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, कौन सी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, इनके मूल सिद्धांत क्या थे, ठीक है ना, ये सारी चीज़ इसमें पढ़ना है। फिर वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम क्या है, उसके लिए कौन सी पॉलिसी, मतलब वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी भी ला रही है, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कौन कौन से वो हैं, सब कुछ आपको उसके बारे में पढ़ना है। आयुर्वेदा के बारे में पढ़ना है, त्रिदोष क्या है, पंच महाभूत क्या है, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, दिनचर्या, ऋतुचर्या, पंचकर्म की प्रारंभिक जानकारी, और जैविक घड़ी क्या है।
केंद्र, राज्य, जिला एवं ग्राम स्तर पर आयुष सहित स्वास्थ्य प्रशिक्षण कैसा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति अपनी पढ़नी है, हेल्थ नीति जो आती है। आयुर्वेद का क्षेत्र भी इसमें पढ़ना है। फिर योग क्या है, पंचकोश सिद्धांत, अष्टांग योग, षट कर्म, मुद्रा की प्रारंभिक जानकारी, योग में कौन सी मुद्रा होती हैं। प्राकृतिक चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा हो गई, धूप सेवन होता है, जल चिकित्सा के चिकित्सीय प्रभाव एवं प्रकार, षोडश संस्कार, नामकरण, निष्क्रमण, कर्ण वेद आदि का सामान्य का वैज्ञानिक महत्व। तो नाम उम तो आपको पढ़ लेंगे, प्रीलिम्स में भी है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान मत हो जाइएगा, आप किसी कोचिंग के नोट्स को इसके लिए प्रेफर कर लीजिएगा। ठीक है, वो इंग्लिश से वही सेम सिलेबस ही लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट यूनिट 4। यूनिट 4 राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक है, तो इस पे स्वच्छता एवं बीमारियां, कुष्ठ, ठीक है, एड्स, अंधत्व, पोलियो, राष्ट्रीय क्षय निवारण कार्यक्रम, वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, सार्वभौमिक एवं राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, ठीक है ना, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, हेल्थ हाइजीन एंड डिसीज, लेप्रोसी, एड्स, ब्लाइंडनेस, पोलियो, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, यूनिवर्सल एंड नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, नेशनल आयुष मिशन, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस। ठीक है, ये हो गया ना। फिर है हमारा स्वच्छ भारत मिशन हो गया, आयुष्मान भारत योजना हो गई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हो गया, ठीक है, हो गया ना। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर, ठीक है, विभिन्न बायोमार्कर यथा हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेरोलॉजी के समान स्तर की जानकारी, मतलब बेसिक जानकारी इसके लिए नहीं है, ठीक है ना। फिर जैसे कौन कौन था, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और सेरोलॉजी। फिर प्राइमरी हेल्थ केयर, प्रारंभिक स्वास्थ्य देखभाल, उसका सिद्धांत क्या है, ठीक है ना, प्रिंसिपल, और उसके तत्व कौन से हैं, एलिमेंट्स। स्वास्थ्य देखभाल का स्तर, ठीक है ना, कैसा स्तर है, ठीक है। उपकेंद्र एवं ग्राम स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की संरचना, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और ग्रामीण चिकित्सालयों के स्तर, ये सब हमको इसमें पढ़ना है। कुछ नहीं, इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, किसी कोचिंग की नोट्स के लिए ही प्रिफर होना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना सारा, आप अगर आपके पास टाइम है तो आप इसके लिए खुद से भी वर्क कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप कुछ नहीं, किसी कोचिंग की नोट्स ले लीजिए और आप उससे पढ़ लीजिए, ठीक है। अब यूनिट 5, तो भारतीय परंपरा और प्रकृति संस्कृति में पर्यावरण की अवधारणा, जनपदों, ध्वंस, वायु जल देश काल की विकृतियाँ, मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण से संबंधित नैतिकता और मूल, जैव विविधता क्या है, पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण अभी हमने पढ़ा ना, ज्योग्राफी के पार्ट पेपर 1 में भी था, ठीक है। चुनौतियाँ, पर्यावरण के कारण प्रभाव, पर्यावरण शिक्षा जैसे सार्वजनिक जन जागरूकता के कार्यक्रम, पर्यावरण शिक्षा एवं उसका स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से मुद्दे। फिर पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान क्या क्या किए गए हैं, तो डीपीएसपी में भी जोड़ा गया है, आर्टिकल 48A में है, और ये हमारे क्या फंडामेंटल राइट्स में भी है, ठीक है, 51AG में भी है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण नीति और नियामक ढांचा, पर्यावरण संरक्षण मध्य प्रदेश के जनजातियों की कौन क्या भूमिका है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नगरीय औद्योगिक अपशिष्ट के कारण प्रभाव नियंत्रण के उपाय, स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान, उद्देश्य, विभिन्न चरण, उपलब्धियां तथा भविष्य, जल सुरक्षा, जल संरक्षण के क्षेत्र में किए जाने वाले विभिन्न प्रयास, ठीक है, जैसे रेन वाटर, बहुत सारी चीजें चाहिए, तो वो सब आपको पढ़ना है इसमें। थोड़ा इसको इंग्लिश से देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट इन इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर, जनपदोध्वंस, ठीक है, जनपदोध्वंस, ये वर्डिंग आप देख लीजिए, डिस्टॉर्शन ऑफ एयर, वाटर, लैंड, टाइम, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन इन्वायरमेंट, एथिक्स एंड वैल्यूज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड इट्स रिलेशनशिप विथ हेल्दी एंड सेफ्टी। फिर वही है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी कौन कौन सी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन कौन कौन सी हैं, पॉलिसीज़ कौन कौन सी है, रोल ऑफ ट्राइब्स क्या है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सर्वे कैंपेन, वाटर सिक्योरिटी और वेरियस एफर्ट इन द फील्ड ऑफ वाटर कंजर्वेशन। तो जब मैंने मेंस दिया था तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने थे, ठीक है ना, क्योंकि पुरानी सिलेबस में भी था, 2023 वाले में भी था, ठीक है। अब हमारा आ गया फोर्थ पेपर, तो फोर्थ पेपर भी अपना 2 पार्ट्स में डिवाइड है, तो उसका पार्ट ए देखते हैं। इसमें पहला क्या है, फिलॉसफी,
मनोविज्ञान, ठीक है, लोक प्रशासन एवं केस स्टडी। तो यूनिट 1 भारतीय षड दर्शन क्या है? षड दर्शन पता है आपको, ठीक है, फिर प्लेन्स में भी पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे इसमें, और ये मेंस में भी है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर, बुद्धाचार्य, शंकर, चारवाक, भर्तृहरि, गुरु नानक, कबीर, तुलसी, संत रविदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, देवी अहिल्याबाई होलकर, सावित्री बाई फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो षड दर्शन ये सब के लिए आप किसी कोचिंग के नोट्स को ही प्रेफर करिएगा। पेपर 4 पूरा आप किसी कोचिंग के नोट्स से ही कवर करिएगा, ठीक है ना, मैं बता रही हूँ, क्योंकि आपको एक जगह ये कहीं नहीं मिलने वाला है। यूनिट 2 राष्ट्र निर्माण एवं नैतिक अवधारणाएं। राष्ट्र की अवधारणा, शक्ति एवं घटक कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा, उसके हित एवं चरित्र, राष्ट्रीय सुरक्षा संचालन कैसे किया जाता है, सशस्त्र सैन्य बल, अंग कौन कौन से हैं, प्रकार हो गया, गुप्तचर एजेंसियाँ कौन कौन सी हैं, मूल नैतिक अवधारणा जैसे शुभ क्या है, सद्गुण क्या है, अहिंसा और उत्तरदायित्व क्या है, भगवत गीता का नीति शास्त्र एवं प्रशासन में उसकी भूमिका, ठीक है ना। तो वही है, सबसे ज़्यादा भगवत गीता का नीति शास्त्र में सबसे ज़्यादा वही कर्म पर ही तो बल दिया गया है, और सत्कर्म पर बल दिया गया है, ठीक है। तो ये इंग्लिश से लिखा हुआ है, सिलेबस सेम सेम ही है, तो वही है। तो आप इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। पेपर 4 के लिए पूरा पार्ट ए और पार्ट बी आपको किसी कोचिंग के नोट से ही लेना पड़ेगा, ठीक है, या तो आप और नोट्स से फिर आप अपनी नोट्स इसके लिए बना सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यूनिट 3 में। तो मनोवृत्ति मतलब एटीट्यूड क्या है, विषय वस्तु क्या है उसकी, एटीट्यूड की, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, प्रकार क्या है, और मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, मनोवृत्ति में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, प्रबोधक संप्रेषण क्या है, पूर्वाग्रह तथा भेदभाव क्या है, भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता क्या है, ठीक है, अभिक्षमता एप्टीट्यूड, ठीक है। तो अभिक्षमता में लोक सेवा हेतु आधारभूत मूल्य, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता एवं असमर्थकवादी, वस्तुनिष्ठा, लोक सेवा के प्रति समर्पण, समानुभूति, सहिष्णुता एवं कमजोर वर्गों के प्रति संवेदना, सांवेगिक बुद्धि क्या है, संप्रत्यय क्या है, शासन प्रशासन में इसकी उपयोगिता एवं अनुप्रयोग, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब आप किसी भी कंडीशन में अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करते हैं इसके बारे में आपको, तो इस पेपर को आप पढ़ेंगे तो आप इसके बारे में आपका एक क्या होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है इस पेपर से। फिर व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या है, कारक सिद्धांत एवं व्यवहार भिन्नताएं, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस, फैक्टर, थ्योरीज एंड बिहेवियर डिफरेंसेस। फिर मनोविकार एवं मनोचिकित्सा, अवसाद, सामाजिक दुश्चिंता, मनोविकार, सिजोफ्रेनिया, सामाजिक दुर्भीति, दुर्भिभी मनोविकार, मनोचिकित्सा, व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा, तर्क संगत भावनात्मक व्यवहार चिकित्सा, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, सकारात्मक चिकित्सा में पारिवारिक चिकित्सा। तो मतलब क्या है, मेंटल डिसऑर्डर जो है तो उसके लिए बहुत सारी प्रकार की चिकित्साएं, उसके बारे में पहले तो है क्या, उसका कैसे उत्पन्न होती है, फिर उसका कैसे क्योर किया जा सकता है उसके बारे में। तो इसके लिए मैंने बताया कोचिंग का नोट्स ही प्रेफर करना है। लोक प्रशासन में नैतिक मूल्य, ठीक है, मोरल वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो मानवीय आवश्यकताएं एवं अप्रेरण, ह्यूमन नीड एंड मोटिवेशन, ठीक है। फिर मानव व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्व, कर्तव्यपरायणता, मूल्यबोध, जीवन मूल्य, संवेदनशीलता, टेक्नोलॉजी में नैतिक मूल्य, कौन कौन से मानव व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, और तो जैसे कर्तव्यपरायणता होती है उनमें, ठीक है, ड्यूटीफुलनेस, सेंस ऑफ वैल्यू होती है, ठीक है, लाइफ वैल्यू होती है, सेंसिटिविटी होती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड मोरल वैल्यूज भी होते हैं। इथिक्स एंड वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण एवं मूल्य, तो प्रशासन में नैतिक तत्व जैसे क्या, इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, एथिकल रीजनिंग, नैतिक तर्क एवं मोरल डिलेमा, मतलब नैतिक तर्क और नैतिक दुविधा क्या होती है। फिर नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा, लोक सेवकों हेतु आचरण संहिता, शासन में उच्च मूल्यों का पालन। तो देखिए यहाँ नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा, मतलब कुछ भी, जैसे आपको कुछ भी डिसीजन लेना है तो मतलब जो भी नैतिक है, तो हमारी अंतरात्मा क्या बोलती है, जो भी मतलब एथिकल होता है उसके हिसाब से तो हमको अंतरात्मा कैसे मार्गदर्शन करती है उसके बारे में इसमें है। फिर यह इंग्लिश से इधर लिखा हुआ है, करप्शन, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के प्रकार हो गए, कारण हो गया, भ्रष्टाचार का प्रभाव
प्रभाव हो गया, उसको कैसे कम किया जा सकता है, समाज, सूचना तंत्र, परिवार एवं विशल की क्या भूमिका है, भ्रष्टाचार पर राष्ट्र संघ की, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्या आ चुका है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। लेकिन इसमें क्या क्वेश्चन बोला था, इसकी प्रेम्बल पूछा गया था। जो भ्रष्टाचार पर राष्ट्र संघ की घोषणा की गई थी, उसके प्रेम्बल पूछ लिया था मेंस में। भ्रष्टाचार का मापन कैसे किया जा सकता है, उसके ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, लोकपाल एवं लोकायुक्त। तो ये तो लोकपाल एवं लोकायुक्त तो आप पॉलिटी में ही पढ़ लेंगे, और इसके लिए आपको कुछ चीज़ें आपको जैसे ट्रांसपेरेंसी, ये तो आप नोट्स से ही इसको कवर कर लेंगे, और खुद से भी आप इसको सर्च करके खुद से एग्जाम्पल जरूर, जैसे विसल ब्लोअर की कौन सी भूमिका है, उसके लिए भी एक्ट बनाया गया है, तो आप एग्जाम्पल जरूर डालिएगा इसमें। और इसमें हो गया करप्शन, वही है, ठीक है। अब यूनिट 5 केस स्टडी, तो केस स्टडी वही है जो भी आपने ऊपर यूनिट 4 1 2 3 एंड 4 पढ़ी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको केस स्टडी दी जाएगी और उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसका पेपर 4 का पार्ट बी देखते हैं। तो इसमें पार्ट बी में क्या है हमारा, उद्यमिता प्रबंधन और क्या है, व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी। इकाई 1 क्या है, उद्यमिता अवधारणा एवं विकास, मतलब उद्यमिता की अवधारणा एवं महत्व क्या है, मतलब क्या उद्यमशीलता के लक्षण, सिद्धांत, विशेषता एवं नवाचार का महत्व, मतलब उद्यमशीलता इंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेशन का क्या रोल है, ठीक है, इंपॉर्टेंस है। उद्यमशीलता की प्रक्रिया, सृजनशीलता, विचार सृजन, अन्वेषण एवं व्यवसाय योजना, नए उद्यम प्रबंधन के मुख्य मुद्दे क्या हैं, वैधानिक आवश्यकताएं कौन सी होती हैं, महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियां कौन कौन सी हैं, भारत में उद्यमिता का विकास, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, भारत में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने वाले संस्थान कौन कौन से हैं। इंग्लिश से देखते हैं इसको, पहले यूनिट 1 को। कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, फिर है ये पॉइंट 1 है। फिर हो गया कॉन्सेप्ट क्या है और उसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इंटरप्रेन्योरशिप का, सिम्पटम ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, प्रिंसिपल कौन कौन से हैं उसके, क्या है मेन प्रिंसिपल, करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इंपॉर्टेंस है इनोवेशन, मतलब इनोवेशन की क्या इंपॉर्टेंस है इंटरप्रेन्योरशिप में, प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप व क्रिएटिविटी, आइडिया जनरेशन, एनालिसिस एंड बिजनेस प्लान, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एंड स्टेटरी रिक्वायरमेंट फॉर न्यू इंटरप्राइज मैनेजमेंट, चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन इंटरप्रेन्योर, बहुत सारे चैलेंज फेसेस किए जाते हैं, डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रमोटिंग इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप इन इंडिया। और इसके लिए बहुत सा, मतलब इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है, गवर्नमेंट है, बहुत सारे स्टेप्स उठा रही है, ठीक है, बहुत सारी स्कीम्स भी बना रही है, तो उसके बारे में आपको देखना है और उसको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे डालना भी है, ठीक है। अब देखते हैं इसका यूनिट 2, तो व्यावसायिक संगठन एवं प्रबंधन, ठीक है, प्रबंध मतलब मैनेजमेंट, वही है उसका क्या है, मैनेजमेंट। फिर अवधारणा क्या है, महत्व, क्षेत्र प्रबंधन, प्रशासन, क्रय तथा सामग्री प्रबंधन, प्रबंध प्रक्रिया, संसाधन प्रबंधन, प्रबंध के क्या मतलब सोर्स रिसोर्सेज का मैनेजमेंट, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय, निर्णयन, अभिप्रेरणा, नेतृत्व एवं संचार, समय प्रबंधन एवं संगठन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग एवं नेटवर्किंग। इंग्लिश से देखते हैं इसको, यूनिट 2, ये रहा यूनिट 2, सॉरी, ठीक है, इंग्लिश से। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, तो बिजनेस क्या है, ठीक है, कॉन्सेप्ट, सिग्निफिकेंस, स्कोप क्या क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट कैसा है, परचेज एंड मटेरियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट प्रोसेस, रिसोर्स मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जैसे प्लान उसका, फिर ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए मैनेजमेंट में, डिसीजन मेकिंग किसके पास होती है और कैसे लिया जाता है, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, फिर टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड नेटवर्किंग, ठीक है। यूनिट 3, यूनिट 3 में क्या है, प्रशासन व प्रबंधन, तो लोक प्रशासन में प्रबंध के महत्वपूर्ण आयाम क्या है, मतलब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी मैनेजमेंट कैसे, क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, मानव संसाधन प्रबंध क्या है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, वित्तीय प्रबंध मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, लोक प्रशासन में उसका कार्य क्षेत्र क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, लोक कार्य क्षेत्र में तनाव प्रबंधन मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे कार्य कर रहे हो, उसमें विवाद प्रबंधन की विभिन्न कौन सी तकनीकें हैं और उनका महत्व क्या है, ठीक है, बहुलता, अनेकता का प्रबंधन एवं प्रशासन, जन प्रबंधन के अवसर एवं चुनौतियां, और आपदा प्रबंधन। तो आपदा प्रबंधन के लिए आपको एक्ट भी आया था, वो भी आपको देखना है, ठीक है। ये देखते हैं यूनिट इंग्लिश से, ये रहा एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, तो एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजमेंट वही है, इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट इन पब्लिक एड, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक एंड देयर सिग्निफिकेंस इन पब्लिक सर्विस डोमेन, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट ऑफ प्लुरलिटी अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट। यूनिट
यूनिट 4 में हमारे क्या है, समग्र व्यक्तित्व विकास, समग्र व्यक्तित्व एवं राष्ट्रीय विकास, व्यक्ति विकास के विभिन्न घटक, सफलता की अवधारणा, सफलता प्राप्त करने में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, सफलता के लिए जिम्मेदार कारक कौन से हैं, असफलता से क्या सीखना, तो असफलताओं को मूल्यांकन, मूल्यवान अंतर्दृष्टि और निरंतर सुधार के अवसर के रूप में स्वीकार करना, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रणनीतियों को क्रियान्वित करना, निम्नलिखित मुद्दों संबंधित तथ्य और दृष्टिकोण, नागरिक बोध संस्था के प्रति निष्ठा, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, यातायात प्रबंध, नशाखोरी की प्रवृत्ति, खाद्य पदार्थों में मिलावट, नाइट कल्चर, मूल आधारित जीवन एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम। यूनिट 5 केस स्टडी, प्रश्न पत्र के खंड बी में सम्मिलित विषय वस्तु पर आधार, तो वही है, इसमें यूनिट 5 में क्या है, केस स्टडी है, जो वही यूनिट 1 से यूनिट 4 तक जो भी दिए हैं टॉपिक, उसी से आपको केस स्टडी दी जाएगी और आपको उस पर लिखना होगा जो भी आप लेंगे डिसीजन। इसको इंग्लिश से देख लेते हैं। यूनिट 4 को ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है, उसका नेशनल डेवलपमेंट, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसफुलनेस, इम्पिडेंट इन अचीविंग success, factor responsible for success, learning from failure, implementation of government program, planning effective strategy to ensure successful इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम। जैसे मैंने भी अपने फेलियर से सीखा है कि मैंने जब MPPSC का एग्ज़ाम दिया, ठीक है ना, तो जैसे नोटिफिकेशन आया, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, उसी टाइम पे मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ था, तो नोटिफिकेशन आया सितंबर में, तो हम बोले चलो एग्ज़ाम देते हैं। तो एग्ज़ाम प्रीलिम्स तो बढ़िया जोरदार तैयारी पे लग गए, मेंस तो कुछ किया नहीं डायरेक्टली, क्योंकि अब एग्ज़ाम डेट आ गई थी, 17 दिसंबर को एग्ज़ाम था, तो जोरदार तैयारी पे लग गए, प्रीलिम्स निकल गया, अब मेंस के लिए क्या करें। तो अब मेंस में भी इतिहास में 2023 में बहुत कम टाइम दिया गया था, और वो उसमें भी ये किया गया था, आंदोलन किए गए थे, फिर भी हम लोग, मतलब मेरा जो मेंस का पेपर था वो बहुत अच्छा गया था, सिर्फ हिस्ट्री को छोड़ के, क्योंकि हिस्ट्री जो था वो क्या कर लिया था कि पुराने सिलेबस से पूछ लिया था, तो वो इसके वजह से कुछ कमियां रह गई, तो अब मैं अपने कमियों जो भी मतलब फेलियर हुआ है उससे मैं सीखूंगी और आगे बहुत अच्छा कार्य करूंगी, ठीक है। तो मतलब इससे मैंने ये सीखा है कि आपको पहले क्या करना है, मेंस की प्रिपरेशन करनी, और मेंस की प्रिपरेशन के साथ साथ प्री की प्रिपरेशन करनी, क्योंकि अगर एक बार आपका प्री निकल गया तो आप वो साइकिल में फंस जाते हैं कि आप मेंस दे लिए, फिर प्री की डेट आ जाती है, तो कुछ वो नहीं रहता। इसलिए आपको सबसे पहले मेंस की प्रिपरेशन करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, प्री की प्रिपरेशन करना चाहिए, या साथ ही में प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब मेंस आपको कम से कम 50 to 60% तो आपको कंप्लीट ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक क्या होते हैं प्रीलिम्स और मेंस में, क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। खैर चलिए आगे, अप्रोच एंड फैक्ट रिगार्डिंग फॉलोइंग इशूज, सिविल सेंस, लॉयल्टी टू द इंस्टीट्यूशन, वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, ट्रेंड ऑफ ड्रग अब्यूज, एडल्ट्रेशन इन फूड आइटम, नाइट कल्चर, वैल्यू बेस्ड लाइफ एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। फिर यूनिट 5 केस स्टडी बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द सिलेबस इन पार्ट बी, वही जो मैंने बता दिया कि 1 to 4 यूनिट में जो भी है उससे केस स्टडी आएंगे। तो ये था हमारा पेपर 4 तक का सिलेबस। अब ये थे हमारे जो पेपर 4 तक थे वो किस मीडियम पे थे, दोनों मीडियम में थे, लेकिन अब जो पेपर 5 एंड 6 है वो सिर्फ उसका पेपर हमारा किस में आना है, हिंदी में आना है, और पेपर 5 तो हमारा हिंदी ही है, समान हिंदी एवं व्याकरण। तो इसमें क्या है, क्या लघुत्तरी, मतलब शॉर्ट आंसर आएंगे जो 3 मार्क्स के होंगे, टोटल कितने होंगे 70, टोटल मार्क्स 75, मतलब 25 क्वेश्चन आएंगे जो 3 मार्क्स के होंगे। इसमें टॉपिक देख लेते हैं, रस मतलब उसका अंग क्या है, प्रकार कौन कौन से है, ठीक है ना, जैसे संग्रह रस हो गए, ठीक है, वो भी आप सब जानते हैं। फिर पढ़ना को तो पढ़ा भी देंगे आगे। छंद क्या है, दोहा सोटा चपाई। तो देखो 5 मार्क्स इसमें रस से आएंगे 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चंस आएंगे छंद से, ठीक है। तो टोटल इसका हो गया 10। अनुवाद मतलब हिंदी से अंग्रेजी पर अनुवाद करना है और अंग्रेजी से हिंदी भी करना है, तो 15 मार्क्स का हो गया, ठीक है। और प्रशासनिक मानक शब्दों के अर्थ, हिंदी से अंग्रेजी शब्द और अंग्रेजी से हिंदी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10 मार्क्स का, ठीक है। 5 आएंगे हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी आएंगे 5 मार्क्स के। संधि एवं समास आएगा, 5 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के रहेंगे। मुहावरे एवं कहावतें आएंगे 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, ये टोटल हो गया अपना 20, ठीक है। संधि समास मुहावरे कहावतें ये सब मतलब सब पढ़े होते हैं स्कूल में, तो सबको आता है, वही स्कूल लेवल का थोड़ा बेसिक मतलब एडवांस आता है, तो वो तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रारंभिक व्याकरण एवं शब्दावलियां, जैसे विराम चिन्ह, शब्द शक्तियां, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, पर्यायवाची शब्द, शब्द युग, वर्तनी शोधम, वाक्य संरचना एवं प्रकार और शब्दार्थ, ये
10 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के 20 हो गया। पल्लवन, रेखांकित अथवा दी गई पंक्तियों का पल्लवन करना है, 5 मार्क्स का। मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां जैसे मालवी, माड़ी, बघेली और बुंदेली, तो उससे क्वेश्चन आएंगे। और अपठित गद्यांश, तो 12, 18 टोटल हो गया 200। ठीक है। नेक्स्ट है अपना एसे। अब एसे के लिए तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि एसे के लिए कोई बुक नहीं फॉलो करनी है। अभी तक कोई मार्केट में ऐसे बुक नहीं आई कि आपको फॉलो करनी है। ठीक है। हिंदी के लिए तो कुछ नहीं, हिंदी आप लोग खुद से पढ़ लेंगे, 12th लेवल तक है। और एक बुक है, कोई श्रीवास्तव मैम करके है, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बाद में बता दूंगी। ठीक है। तो निबंध के लिए देखिए, निबंध इस पे 2 निबंध आपको इस पेपर में लिखना है, और एक प्रारूप और एक प्रतिवेदन। एक निबंध रहेगा 50 मार्क्स का, जो 1000 वर्ड्स में आपको लिखने हैं। तो इसमें जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा, विकसित भारत @247। तो देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा, इसके लिए आप जैसे प्रीलिम्स में पढ़ेंगे ना, उससे प्लस आपको क्या करना है, इसको आपको मतलब भारतीय ज्ञान परंपरा है ना, तो आप प्रीलिम्स में जैसे कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिए बेसिक। अब इसको क्या करना है, आपको मॉडर्न मतलब ज्ञान परंपरा का मॉडर्न में अभी वर्तमान में क्या प्रभाव, इससे रिलेटेड आपको खुद से निबंध लिखने की वो करना है। ठीक है। प्रैक्टिस करना है। विकसित भारत टू, ये भी हमने पढ़ा है, टॉपिक है। आज भारत की संकल्पना भी है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश, अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, मध्य प्रदेश का गौरवशाली इतिहास, पर्यावरण, विज्ञान, धर्म, अध्यात्म, विश्वग्राम की संकल्पना, शिक्षा में गुणवत्ता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, परंपरागत कौशल आधारित व्यवसाय, आधुनिकीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, परंपरागत खेल, सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता एवं संस्कृति, धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन, युवा नीति है, क्योंकि युवा क्या है, देश के क्या होते हैं, भविष्य होते हैं। तो उनके लिए क्या नीति लाई जाती है, उसके लिए और आप क्या सुझाव दे सकते हैं, मतलब आपको एक ऐसे फॉर्म में 1000 वर्ड्स में लिखना है, डेटा सहित आपको लिखा जाता है। योग एवं स्वास्थ्य, ई मार्केटिंग, ई कॉमर्स, नेतृत्व एवं विकास, सुशासन, नौकरशाही, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, जनजातीय विकास, स्वदेशी, स्वभाषा, राष्ट्रीयता के विभिन्न मुद्दे, राष्ट्रीय एकता में सामाजिक समरसता, सामुदायिक जीवन, सामाजिक सरोकार, नवीकरणीय ऊर्जा, सतत विकास लक्ष्य, ये सब आप मैक्सिमम पढ़ें। कॉन्सेप्ट तो आप सब कुछ मतलब पहले आप जो भी 1-2 मतलब प्रीलिम्स में, मेंस में आपने ये सब पढ़ चुका है। ग्राहक जागरूकता, आज की आवश्यकता, मादक पदार्थों का सेवन एवं दुष्प्रभाव। तो मेरे में पहला टॉपिक किया गया था, और जब मैंने मतलब प्रिपेयर किया था अपने लिए एसे के नोट्स, तो पहला टॉपिक मैंने यही प्रिपेयर किया था। तो मतलब आप मान लीजिए मेरा जो एसे का रटाया आ गया था, और मेरा बहुत जल्दी पेपर हो गया था, बहुत अच्छा मैंने लिखा था। घरेलू हिंसा, इसमें मेरी बहन ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, क्योंकि मेरे पास कम टाइम था। तो उसको बोला था कि मैंने तुम बढ़िया अच्छे से कंटेंट तैयार कर दो उसके लिए, तो उसने इसको बना दिया था, और इसी को मैंने पढ़ के चली गई थी। बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, व्यवसायगत सरलता, सोशल मीडिया का मानव जीवन पर प्रभाव, गौरवशाली भारतीय संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि जब अपने भारत में G20 के समिट की गई थी, तब सब यही वसुधैव कुटुंबकम थीम ही उसका लिया गया था। मानवीय जीवन में संस्कार और जीवन मूल्य क्या है, वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम एंड पॉलिसी, तो ये सब देखो, ये जितने भी टॉपिक है ना, तो सब कहीं ना कहीं मतलब हमने पढ़ लिया है मेंस में और प्री में। अब इसका ऐसे फॉर्मेट में लिखना, तो इस पे ऐसे लिखने का थोड़ा एक तरीका होता है, उसको आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट ऐसे रहता है द्वितीय, तो वो जो भी वर्तमान में करंट इशूज चल रहे होते हैं उससे आ जाता है, जैसे गरीबी और जो भी है, पर्यावरण पे जो भी जलवायु परिवर्तन हो गया उस पे आ जाता है। ठीक है। सेकंड हो गया अपना प्रारूप, तो शासकीय एवं अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, पत्र, वही एक श्रीवास्तव मैम की बुक आती है, उसमें सब कुछ ये दिया होता है, प्रतिवेदन, अधिसूचना, ज्ञापन, ये सब। तो ये हो गया अपना पेपर। क्योंकि इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य भारतीय हिंदी भाषा व्यक्ति उसके समान हिंदी ज्ञान का परीक्षण करना था, इस प्रश्न पत्र के उत्तर देने का माध्यम केवल हिंदी रखा गया है। तो ये तो हो गया था अपना सिलेबस। ठीक है। तो हमने देखा कि कितना ब्रॉड सिलेबस है मीन्स का। तो मान लीजिए कि आप देखते हैं कि सिर्फ 90 डेज टाइम जाता है प्री और मेंस के बाद में। ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि मेंस से स्टार्ट करना है, लेकिन हम ये देखेंगे कि हमारे प्री और मेंस में कौन कौन सी यूनिट या टॉपिक सेम है, पहले हम उनको कवर कर लें। या फिर आप बहुत एक साल पहले बाद आपको एग्जाम देना, तो सबसे पहले आप कौन से करेंगे कि जो आपके प्री में नहीं है उनको कर लीजिए। फिर आप जब से आपको प्री की प्रिपरेशन करनी है, तब साथ साथ आप प्री और जो प्री में टॉपिक है उनको करते रहें। मतलब मेंस की प्रिपरेशन आपको पहले से करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना ब्रॉड सिलेबस किसी भी पीएससी का नहीं है। सबसे ज़्यादा मेंस का ब्रॉड सिलेबस एमपीपीएससी का है। आप बीपीएससी ले लीजिए, यूपीपीसीएस ले लीजिए, तो उनमें मतलब इतना डिस्क्रिप्टिव सिलेबस नहीं दिया हुआ है। और उसमें जैसे इसमें डायरेक्ट पूछ लेता है ये है क्या, इसमें विस्तार, उसमें क्या करता है करंट से बेसिस आपको आंसर लिखना होता है। इसमें रटन मतलब क्या है, एमपी में रटन विद्या भी करनी
करनी पड़ती है। डेफिनीशन रटना है, सब कुछ रटना है, उसके प्रकार रटना है, ये सब कुछ रटना है। तो आपको मेंस पहले से ही कवर करना पड़ेगा और सिलेबस पर आपको स्टक रहना है। डायरेक्ट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बोल देता है कि जैसे आ गया, ठीक है ना। तो भारत में जैसे भूकंप क्या है, ठीक है ना। भूकंप कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है, उसको कम करने के लिए क्या उपाय। तो ये मतलब डायरेक्ट सिलेबस पे जो भी लिखा होता है वैसे, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये भी आ जाता है डायरेक्ट में, जैसे डायरेक्ट कैसे आ सकता है। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि और तथा संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव को विस्तार से समझाइए। ऐसे डायरेक्ट जैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो ये आता है, जैसे भौगोलिक स्थिति निर्धारण प्रणाली क्या है तथा इसके अनुप्रयोग भी, मतलब ये तो डायरेक्ट आता है, भौगोलिक स्थिति निर्धारण प्रणाली तथा इनके प्रयोग बताइए। सुदूर संवेदन क्या है तथा इसके अनुप्रयोग बताइए। भौगोलिक सूचना प्रणाली क्या है तथा इसके अनुप्रयोग। मतलब आपको सिर्फ क्या करना है, इसमें सिलेबस पे ही स्टक रहना है, आपको पूछने। लेकिन सबसे आपको क्या करना है, आपको अगर अपनी कॉपी एडवांस बनानी है तो आपको करंट जो भी एमपी पे है, नेशनल लेवल पे है, जो भी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, जो भी आप रिपोर्ट चाहे कुछ भी रिपोर्ट आपको उस टॉपिक से रिलेटेड है तो आपको डालनी है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बाकी तो हमेशा अच्छे से पढ़ते रहिए। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं आप सभी को इस यूनिट 10 से प्रीलिम्स में भी पढ़ा सकती हूँ, और या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करना चाहेंगे तो मैं पूरा प्रीवियस ईयर 33 ईयर्स के टॉपिक वाइज, मतलब सब्जेक्ट वाइज, जैसे पॉलिटी हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, साइंस, जियोग्राफी, या फिर एमपीपीएससी स्पेशली। पर एमपीपीएससी स्पेशली तो रिपीट करता है, तो आप जब प्रीवियस ईयर्स, क्योंकि वो दूसरे पीसीएस के ज़रूर उठाता है, तो जब आप पूरे प्रीवियस ईयर्स कर लेंगे तो आपको वैसे भी एमपी के भी उसमें मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करिएगा। मेरे चैनल की में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बाकी थैंक यू। डू नॉट गिव अप, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, ठीक है। ये आज का मोटिवेशनल कोट था। स्टडी पीसीएस विद अभ्यक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।